तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। उम्मीद करेंगे ये वाला एपिसोड आपकी लाइफ को चेंज करेगा, आपको थोड़ा इंस्पायर करेगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन आर्मी से मेजर समर तूर सर। और जब भी हमारे यहाँ कोई इंडियन आर्मी से होता है हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है, हमारे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग होती है, हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली अप हो जाती है। और समर तूर सर की लाइफ ऐसी रही है कि भाई उस पर मूवी भी बन रही है एक इंसिडेंट पे उनकी लाइफ की, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं इनके पास। ये हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें फेस करते हैं, और उसके बाद जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस जानते हैं हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाती है सर वो फीलिंग कि आप लोग क्या क्या फेस करते हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो इसलिए आज जो भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे आई एम श्योर वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाएंगे आपसे, आपको सुनने के बाद। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू शुभम, थैंक यू पीयूष, थैंक यू दीपक, थैंक यू सर। really feeling great and I'm feeling more young today because I am amongst youngsters। तो सर not that हम बूढ़े हो गए हैं, पर वो एक और एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है when you know somebody is amongst young people। तो फिर है ना, हमारे स्टूडियो की एनर्जी आप ही ने चेंज करी है क्योंकि हम लोग तो आपके आगे डर लग रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ और बूढ़ा होके और खतरनाक हो जाता है। बात है। ये जान के भी अच्छा लगा सर कि आपकी फैमिली से ही ये चलता आ रहा है बैकग्राउंड आर्मी का। तो सर आपने भी वही चीज सेम ऑप्ट करी कि आर्मी में ही जाना है, ऐसा क्यों? पीयूष, पहले क्या था ना कि मैं शवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे 90% तो चीफ गेस्ट ही फौज के होते थे। फिर धीरे धीरे जब थोड़ी मेच्योरिटी आने लगी ना, तो वहाँ पे एक लिंक्स सोसाइटी रूम है। लिंक्स सोसाइटी रूम का मतलब है जो अलुमनाई नहीं होते, उस रूम में सारे जो अलुमनाइज हैं उनके बारे में होता है। तो मैं काफ़ी 3-4 साल बाद मैं गया देखने, तो मैंने देखा वहाँ पे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की फ़ोटो लगी हुई है, उनका राइटअप है। फिर मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखा हुआ है, फिर दिलीप ताहिल जी, कबीर बेदी जी, फिर सलमान हैदर सर, वो भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका देखा मैंने। एंड देन जनरल वीएन जोशी। तो जब देन आई रियलाइज्ड कि यार मैं मतलब पिछले 4 साल से कुछ ठीक ठाक अच्छी जगह पे हूँ। बचपन में हूँ नोज यार, हम तो बस अपने शेड्यूल तो चल रहा होता है। हाँ, सो थैंक्स टू माय ग्रैंडफादर एंड माय पेरेंट्स दैट दे टुक दिस एंडेवर टू पुट मी इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया फॉर माय यू नो ब्रिंगिंग अप एंड ग्रोइंग अप। तो मैं प्रॉब्ली जितना उन्हें थैंक कर सकता हूँ उतना कम होगा। एंड मैं पेरेंट्स को यही गुजारिश करूँगा, एंड गुजारिश क्या करनी है, एवरी पेरेंट नोज कि दे हैव टू गिव द बेस्ट टू देयर चाइल्ड। तो सब अपने अपने मेहनत और लगे हुए हैं टू प्रोवाइड द बेस्ट टू देयर चिल्ड्रन। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा यूथ को कि डटे रहो, लगे रहो, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एवरी डे। हाँ सर, ये तो आपने ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो लास्ट मैसेज नहीं होता। अभी तो शुरू हुए हैं सर हम। सर जो आर्मी बैकग्राउंड से फैमिली मतलब जो होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह बच्चे जब होते हैं, दे कीप ऑन ट्रैवलिंग विद देयर पेरेंट्स, स्कूल चेंज होते हैं फिर साथ, बट आपने ऑप्ट किया या फिर आपकी फैमिली ने आपको भेजा उधर हॉस्टल? एक्चुअली आई एम द ओनली चाइल्ड, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। तो फिर तो और नहीं भेजना था। बट अब आप देखो ना, अब आई एम द 4th जनरेशन। ओके। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सरदार बहादुर सुद सिंह, वो मार्टर हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में 1941 में टूनीजिया में, while fighting the Germans and the Italians। ओके। एंड उनका नाम इज मेंशन्ड इन डिस्पैचेस। इन रुड़की में सैपर्स का रेजिमेंटल सेंटर है, तो आर्काइव्स में उनके बारे में मेंशन्ड है। फिर मेरे ग्रैंडफादर 1939 में ही जॉइन द रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स एज अ एयरमैन, एंड वो इंजन फिटर थे, इंजन फिटर इन बॉम्बर्स, जो स्पिटफायर्स, मर्केटियर्स होते थे, सेबर्स होते थे। तो जो फाइटर जेट्स एंड बॉम्बर क्लास है उनके इन्होंने कोर्सेज करके ही वॉज अ इंजन फिटर फॉर दीज। तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल जॉब। सो एंड देन माई ग्रैंडफादर सॉ ही वॉज इंडक्टेड 1939 में दाखिला हुआ उनका। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 देखा पूरा, उन्होंने पूरा ये 1947 की लड़ाई देखी पार्टीशन के टाइम, फिर उन्होंने 1962 का वॉर देखा, उन्होंने 1965 का वॉर देखा, और उन्होंने 1971 का वॉर देखा। तो
he is the most decorated मतलब official from the forces amongst our family who's seen all the wars. Then my father वो 1981 में कमीशन हुए, SS31 है उनका कोर्स, तो my father served there. तो 1988 87 88 में my father was in Siachen Glacier. तो अगेन टफ पोस्टिंग, देन मेजॉरिटी ऑफ द ईयर उन्होंने JNK में ही काटे अपनी सर्विस के. एंड उसके बाद फिर 2010 में आई जॉइंड OTA. SS92 है मेरा कोर्स. तो देन कोहिमा कंपनी थी मेरी. सो वी आर यूजुअली एड्रेस्ड एज कोहिमन किलर्स. तो K से कोहिमा कंपनी, बट वी यूजुअली आर एड्रेस्ड एज किलर्स. तो जितने भी मेरे सीनियर्स एंड माय कलीग्स एंड जूनियर्स हैं, सो मैंने नाम ले दिया कोहिमा कंपनी का. सो हिमा कोहिमा. तो आपके कितने किल्स है सर? यार किल्स बेसिकली मैं बताता हूँ, कश्मीर में तो मेरी एक किल थी, ठीक है, बट उसके अंदर क्या होता है ना, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. ऑफ कोर्स. उसमें मुझे कमेंडेशन मिला था. वाई? बिकॉज आई वॉज लीडिंग द टीम. अब या तो गोली में कोई प्रोविजन होना चाहिए जिसकी लगे तो वहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो जाए, इसकी लगी है पहले. सो बेसिकली क्या होता है कि UN में भी वी हैड लॉट मेनी किल्स ड्यूरिंग द ऑपरेशंस. तो लोग अक्सर पूछते हैं, ये ना यंगस्टर्स पूछते हैं, सर कितने किल्स हुए, सर व्हाट इज योर बॉडी काउंट. वो आजकल वो है ना स्ट्रिप में, आपका बॉडी काउंट कितना है. मैं कहा भैया हॉलीवुड छोड़ दो, जब एक जाती है ना दाएं बाएं तो सारे काउंटिंग भूल जाते हैं. सही बात है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट. तो इसमें क्या होता है, जो शौर्य चक्र है या कीर्ति चक्र है, इट इज मोस्टली फेस टू फेस विद द एनिमी, हैंड टू हैंड फाइट, या आप रूम इंटरवेंशन में गए तो आपका आमना सामना हो गया. तो ये दो उसके लिए होता है. सेना मेडल जो गैलेंट्री होता है, उसमें क्या होता है कि यू आर लीडिंग योर टोली, पूरे जवानों की, इन घातक और जो भी आपकी है ना बंदे, उसके अंदर अब कलेक्टिव एफर्ट होता है. अब यदि सब ने इकट्ठा ऑपरेशन करके ठोका है ना, उसके बाद क्या होता है कि व्हेन नोबडी इज स्पेसिफिकली क्लियर कि किसका मेन रोल है, बट एवरीबडी हैज डन देयर बिट, देन दे से ठीक है ऑफिसर को दे दो, बिकॉज ही इज द वन हु डिड द प्लानिंग. ओके. क्योंकि प्लानिंग एग्जीक्यूशन कम्स विद IQ, मिलिट्री टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग. बट कई बार ये होता है कि ऑफिसर को ये लगता है कि नहीं, वो जवान टैक्टिकली बहुत करीब था और मोस्ट प्रोबेबल लॉजिक के साथ उसी का ही हिट से वो मारा गया है. सो देन ऑफिसर हिमसेल्फ सेज कि नहीं सर, आई डोंट वांट, आप जवान को दो. अच्छा. सो इट इज लाइक दैट. सर वैसे अगर आपके ग्रैंडफादर की बात करें, जैसे उन्होंने वॉर देखी है, Yes, he's seen the तो wars. कोई आपको स्टोरी कोई इंटरेस्टिंग उन्होंने बताई है, जैसे होता है फैमिली बताते हैं ऐसा हुआ था उस टाइम पे, ऐसा हुआ था. पीयूष, मैं बहुत छोटा था, तो आई वॉज लाइक 6 साल की उम्र में तो मैं हॉस्टल चला गया. तो 6 साल के बच्चे को पता ही क्या होता है. पर मुझे इतना पता है दैट माई ग्रैंडफादर वॉज अ वेरी क्वाइट, बहुत सहमे में नहीं होते, ठहराव के साथ, वेरी पेशेंट, नेवर यूज्ड टू रिएक्ट. हाँ, मेरी दादी शोर बहुत करती थी. चाचा चाचा ये इजीली ना, ही इज रीडिंग इन न्यूज़पेपर, सिपिंग हिज टी, देन ही विल गिव वन स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है हो जाएगा, अगेन ही गेट्स बैक टू रीडिंग. तो वो एक अलग ही ग्रिड में रहते थे. बिकॉज देखिए, इट हैज टेकन लॉट ऑफ वायलेंस एंड लॉट ऑफ सफरिंग, है ना, कि इतना ज्यादा देख लिया ना कि बंदा रिएक्ट करना बंद कर देता है. अब जैसे मैं सियाचिन से वापस आता था ना, अब सियाचिन में कोई शॉपिंग मॉल तो है नहीं ना, वहाँ पे कोई हाईवे है ना, कोई लोग है ना, कोई जानवर या कुछ है ना, नथिंग, नो लाइफ. तो जब मैं वापस आया ना, तो पहली चीज़ तो आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस की, यार मैं इतने शोर शराबे में कहाँ आ गया हूँ. मुझे इतना वायलेंट वो फील हुआ ना यार, ऑरा और वाइब्स की, यार ऐसे लग रहा है वॉर जोन में ही आ गए यार. हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है. कोई ट्रैफिक लाइट पे किसी को गालियां दे रहा है, कोई किसी को मतलब पकड़ के पेल रहा है वहीं पे, है ना, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स में, है ना, कोई चालान कटवा रहा है पुलिस वाले से, वहाँ आर्ग्यूमेंट चल रही. मैंने कहा इट वाज सो केओटिक. एंड एक टाइम आ गया था कि जब मुझे कुछ बाई चांस, अब यू आर नॉट यूज टू दैट ड्राइविंग ना, तो थोड़ा सा आप ग्रिड में भी आते हो ना कि हाँ गाड़ी चला रहे हैं, किसी ने कुछ मेरे से शायद कुछ गलती, किसी ने कुछ गाली दी होगी, मैंने रिएक्ट ही नहीं किया. अच्छा. मैंने खिड़की से शीशा नीचे करके, उसे लगा मैं रिएक्ट, मैंने ऐसे कहा सॉरी. आपने लिटरली ऐसे किया? हाँ, मैं कहा सॉरी जी, गलती हो गई. उस पर्सन को पता ही नहीं था कि रिएक्ट क्या करना है.
उल्टा फिर वो शर्मिंदा होके कहता है नहीं नहीं सर मैं आई एम सॉरी, मैं शायद ज़्यादा बोल गया, मैं कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, बिकॉज आई हैव सीन सो मच सफरिंग आइसोलेशन कि इट इज़ नॉट वर्थ, वो है ना, डिस्प्यूट इज़ नॉट वर्थ। इससे अच्छा है कि इतना वायलेंस वगैरह से तो मुश्किल से तो राहत मिलती थी कि 30 दिन की छुट्टी मिल जाए ताकि वी फाइंड सम पीस। उसमें भी अगर हम आर्ग्यू करें, चै करें, है ना, तो वो फिर इट्स नॉट। उसमें तो वो जोन आ जाता हो कि भाई कोई ना ज्यादा बात करे ना कुछ करे, अपना नॉर्मल बैठे रहो, जो करना है वो करो। मैं नहीं, आई यूज्ड टू कनेक्ट विद माय फ्रेंड्स। मेरे बहुत ही छोटा सोशल सर्कल है मेरा, चुनिंदा दोस्त है मेरे। तो एक बार उन्हें पता लग जाता था ना कि मैं आ गया हूँ, तो देवर लाइक कि भाई तू ये बना दे, मैं आ रहा हूँ। तो मैं कहा पूरे महीने का राशन ही बना देता हूँ, रोज तो तुम मेरे पास ही आ रहे हो। कहते नहीं चल आज फॉर अ चेंज तू भी आ जा। सो इट इज वही वाइब्स एंड एनर्जी कि जौन सा बंदा दिल है ना इज मोर एनर्जेटिक पॉजिटिव, सबका मन करता है यार इसके पास चलते हैं, वहाँ मस्ती करेंगे, वहाँ चिल करेंगे। तो दैट इज हाउ लाइफ वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। सर सियाचिन की बात हम करेंगे आगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आपकी लाइफ के मोस्ट इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग फेज की बात करें। जब आप एक यूएन टास्क पर सूडान में थे, वहाँ पे क्या हुआ, क्या ऑपरेशन था, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या जानना चाहते हो ये बताओ। सर शुरू से जानना चाहते हैं, मैं आम जनता के लिए थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की ये जो टोली आपकी गई थी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर, वो क्यों जाती है, क्यों भेजा जाता है, वहाँ पे क्या सिचुएशंस थी, जो आपका टास्क क्या था बेसिकली आपकी टीम का? बेसिकली इंडियन आर्मी की जो बेस्ट परफॉर्मिंग इन्फेंट्री पलटनें होती हैं, ठीक है दीपक, वो सिलेक्ट की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस, स्टडीज़, कोर्स ग्रेडिंग, है ना, कि बंदे बंदे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो होलिस्टिकली इफ़ अ यूनिट इज़ डूइंग वेरी वेल इन द रेजिमेंट, तो उसे फिर पहली प्रायोरिटी देते कि भाई फॉरेन मिशन आया तो ये हमारी राजपुताना राइफल्स में से ये पलटन है 8 राजरिफ जो जाएगी रिप्रेजेंट करने। ठीक है। राजपुताना राइफल्स एक ग्रुप है? हाँ, जैसे रेजिमेंट्स होती हैं। अच्छा। जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गई ओके। है ना, कुमाऊं रेजिमेंट हो गई, ओके। है ना, गढ़वाल रेजिमेंट हो गई। तो वैसे ही राजपुताना राइफल्स भी रेजिमेंट है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर राजपूत ही होते हैं, मेजर कॉम्पोजिशन राजपूतों का है। एंड मेरी पलटन में मतलब राजपूत भी थे, जाट भी थे और मुस्लिम भी थे प्योर। अच्छा। तो वैली में जाते थे तो उधर पता लग जाता था, जिन्होंने हूरों के सपने ले रहे हैं ना, उन्हें पता है कि हमसे पहले उनके बंदे आए हुए हैं, एक टोली है इनके पास जो हमें पहले पहुंचा देगी, इससे पहले कि हम कोई हरकत करें। सही बात है। तो हमारे से कोई पंगा लेने आता ही नहीं था। बट एक बार पता लग जाए कि 8 राजर इस इलाके में आ गई है एंड दे आर ऑपरेटिंग, और सबसे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, राजपूत भी हैं, जाट भी हैं और मुसलमान भी हैं, तीनों फाइटिंग वाले हैं, जीन्स में, है ना, दे आर और वॉरियर्स। तो जब वैली में जाते थे तो एक हवा सा बन जाता था। तो सीन क्या होता था कि जब फ्राइडे को जुम्मा होता है ना मस्जिद, उसमें मेरे बंदे जा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, तो सब डाउट में रहते थे कौन कौन है। ठीक है, फिर ट्यूसडेज को हम मंदिर परेड जाते थे, ठीक है, मंदिर में जाते थे। एंड मैं खुद सरदार हूँ, तो मुझे जब मौका मिलता मैं गुरुद्वारा जाता था। सीओ मेरा क्रिश्चियन। तो इतना अल्टीमेट कॉम्बिनेशन था ना इंडिया में, एक मिनी हाँ, इंडिया। एक मिनी इंडिया मतलब। एंड हम एक दूसरे की मतलब वी वर रेडी टू डाई फॉर वन अनदर। क्योंकि देखिए जब वॉर होता है ना, जब गोली चलती है, और जब आपने देखा है कि आप जिस बंदे से 2 पल पहले बात कर रहे थे, वो अगले पल पूरी ज़िंदगी वापस आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। और उसकी जो एक यू 3 हैव बीन गुड फ्रेंड्स, है ना, पीयूष, शुभम एंड दीपक। हफ्ते 10 दिन बाद अजीब नहीं लगता कि यार गैप हो गया, ज़्यादा बात नहीं की। सही बात है। 10 दिन भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 2-3 दिन तक, कि यार क्या हो गया, क्या सीन है ना। हमें तो हो जाता है मिलो भाई, एक दिन हो गया। हाँ, ठीक है ना। तो इट इज़ लाइक हम तो पूरी उम्र इकट्ठे ऑपरेट करते हैं एंड वी हैव वेरी लीथल स्पेशल सेट ऑफ स्किल्स टू किल। एंड जब ये कॉम्बिनेशन
एक लाइक माइंडेड ग्रुप ऑफ मेन में हो जाए तो वो बहुत ही एक लीथल और खतरनाक बंदे कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज आर ब्रदरहुड, आर बॉन्डिंग। एंड एक और चीज़ होती थी कि है ना, हम अलग अलग कास्ट के ना, तो फुटबॉल होता है, बॉक्सिंग होती है, तो कंपटीशन भी टक्कर वाला होता था। कि कोई गिव अप नहीं मारता, कहता मैं जीतूंगा, तो मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। और सोचो ये तो पीस टाइम में हाल है, हॉकी, फुटबॉल और ये सब कॉम्पिटिशन्स। जब लड़ाई के मैदान में उतरते थे ना, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम नज़र मारते थे अपने भाई की आंखों में, टेंशन ना ले मैं हूँ। और वो भी वापस उसी नज़रों से देखता कि ये सही है, पेल देंगे, दिक्कत कोई नहीं है। तो वो एक वो भरोसा होता है एक दूसरे का। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं यंगस्टर्स को यही बोलूँगा कि ये एक इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, विच इज़ प्योरेस्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंशन टू प्रोटेक्ट द नेशन। राइट। तो मैं यही कहूँगा कि कोई फ़र्क ना करें, जब कोई फौजी देखते ना, कोई भी होए, उन सब का मुद्दा एक है कि बॉर्डर के अपनी साइड सब सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, तरक्कियां करें, यही मुद्दा रहता है। एट व्हाट कॉस्ट? वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख सकता। व्हेन हिज वाइफ नीड्स द सोल्जर द मोस्ट, कि घर पे प्रॉब्लम हो गई है, कोई लीगल केस चल रहा है या पेरेंट्स बीमार हैं, हॉस्पिटल लेके जाना है, वो लेडी, मैं इन नारियों को सल्यूट करता हूँ कि दे आर द मैन ऑफ द हाउस, दे टेक केयर ऑफ द हाउस अपने आप, अपने दम पे। और ये जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स हैं, ये इनकी स्पाउसेस बताती भी नहीं है फ़ोन पे कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कहते सब बढ़िया है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बंदा बेचारा बद से बदतर हालत में है और कंडीशन में ही है, और टेंशन। हाँ, तो जो बेचारा टेंशन में, उसको टेंशन दे के उसकी टेंशन और बढ़ा के क्या हासिल होगा। सो लुक एट द सैक्रिफाइस ऑफ द लेडी ऑल्सो। राइट। तो दैट इज वाई देयर इज सो मच, इतना रिगार्ड होता है ना, इतनी इज्जत होती है कि यदि एक रूम में आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं ना और एक लेडी एंटर करती है, सभी तुरंत खड़े हो जाते हैं आउट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। और वो तब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो लेडी ना बैठ जाए सीट पे। एनीथिंग, कुछ भी सर्व होगा पहले लेडी को, लेडी फर्स्ट, बाकी बाद में। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट मिलिट्री इज अबाउट। सर जब आप यूएन गए थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, हाँ। तो मतलब पूरी बटालियन एक साथ थी या फिर देयर वाज वन लीडर जो सबको लीड कर रहा था, एंड व्हाट वाज द मेन पर्पस? देखिए पूरे एक कंटिंजेंट होता है। हम तो जा ही रहे थे 8 राज्य, अब हमारे सपोर्टिंग आर्म्स भी होती हैं। अब इन्फेंट्री तो है ही है, इन्फेंट्री अकेले कुछ नहीं कर सकती है, हमें एएससी का भी एलिमेंट चाहिए जो सप्लाई वगैरह का देखें, ऑर्डिनेंस का भी चाहिए जो असला बारूद और व्हीकल्स का मेंटेनेंस और वो सारी चीज़ें हैं, मैकेनाइज्ड फोर्सेस का चाहिए जो बीएमपी टैंक्स होते हैं, है ना, और छोटे वाले, है ना, आईसीवीज बोलते हैं, इन्फेंट्री कैरिंग व्हीकल्स, वो चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास ईएमई, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिमेंट चाहिए, क्योंकि आपके वेयर एंड टेयर होता रहता है। इंजीनियर्स का एलिमेंट चाहिए, वहाँ पे पानी बिजली का कैसे करोगे, है ना, जो फेंसिंग है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। ठीक है, HMEC भी है, HMEC कहते थे हम, हॉरिजॉन्टल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी। इनका काम ही यही होता है, एयरफील्ड रातों रात तैयार करो। सॉइल स्टेबलाइजिंग केमिकल होता है, वो तुरंत डालते हैं और उस पर रोलर चला देते हैं, आपका हेलीपैड तैयार है विद इन मैटर ऑफ 2 आवर्स और 3 आवर्स। हाँ, तो हेलीकॉप्टर उस पर लैंड कर जाता है, वाटर प्रूफ होता है, तो उसमें हेलीकॉप्टर धंसेगा नहीं। ओके। एंड फिर जो रेफ्यूजी कैंप बनाना था हमें रातों रात, क्योंकि एकदम से ही, है ना, आपके कैंप में जो 500 बाई 500 है जगह, उसमें 12-13 हज़ार लोग आ जाएं, आपको तो पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी वो सीरी नहीं गई थी IC 814, हाँ जी, हाँ जी। बाथरूम की हालत देखी थी ना, हाँ। यहाँ पे वही हालत हुई थी, बाथरूम ओवरफ्लो हो रहे थे हमारे, यूरिन एंड एक्सक्रीटा जितना भी था वो बिल्कुल, इट वाज फ्लोइंग आउट ऑल्सो। अरे वी वर ओवरवेल्म्ड, हम इतना, मतलब
इतना सरप्राइज के तौर पे हम वी वर टेकन ना, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि यार इतना इन्फ्लक्स, ये लोग आए कहाँ से, इट वाज लाइक ये कहाँ से प्रकट हुए, क्योंकि हम सिटी में मलाकाल सिटी है। सर शुरू से चलते हैं, तो मैं बताता हूँ आपका पर्पस, आपका मिशन क्या पहली था? चीज तो मैं एंगेज था, तो मेरी एंगेजमेंट कैसे हुई पहले मैं बताता हूँ। पहली फ्लाइट 10 अप्रैल 2013 को गई। ठीक है। उसी फ्लाइट में लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सर और 4 जो महार रेजिमेंट के जवान जो शहीद हुए थे, उनके मॉर्टल रिमेन्स, आई वाज मतलब नॉमिनेटेड टू रिसीव देयर मॉर्टल रिमेन्स, उनकी रीतलिंग में। अब आप सोचो वो मंजर कि बंदे एक्साइटमेंट में, वो एक गुनगुनाहट नहीं होती, मरमर चल रहा होता है ना, बातें कर रहे होते सारे, एक्साइटमेंट होती है, जोश होता है, और आप पहले देख रहे हो कि कार्गो बे से, एयरक्राफ्ट के नीचे से कॉफिन्स आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो जो एक्साइटमेंट और जो गुनगुनाहट थी बातों की, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर जब लेके जा रहे थे तो वहाँ पे फिर नारे भी लगने लग गए, सिविलियंस भी थे, हमसे दूर थे मतलब, बट जितने यंगस्टर्स थे ना, यंग जवान, वो सहम गए थे कि यार वी आर गोइंग इन अ वॉर जोन। ये वो नॉर्मल पीस कीपिंग मिशन नहीं है जहाँ पे 5-6 साल तक शांति चल रही है, कुछ नहीं हो रहा एंड बस अपना नॉर्मल का। इट वाज नॉट, वो पूरा इट वेंट आउट ऑफ द विंडो, दिमाग से दूर बाहर चला गया कि भैया गलत फहमियाँ दूर कर लो। उसी दौरान एक जेसीओ साहब आते हैं और मुझे कहते हैं कि साहब हम जितने हेड काउंट, हम जितने जा रहे हैं इतने आ जाएंगे वापस, जो हालत और माहौल है। मैं कहा साहब मैं एक चीज़ वादा कर सकता हूँ, आएंगे सारे ज़रूर, कुछ तिरंगे में लिपटे आएंगे, बाकी अपने आप वापस सुरक्षित लेके आएंगे सबको। पर मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि कुछ नहीं होगा, बिकॉज क्लियर एंड प्रेजेंट ट्रूथ वॉज देयर, सच्चाई हमारे सामने थी। तो जेसीओ साहब भी शांत थे, बिकॉज इन जेसीओ की तो लास्ट फेज ऑफ सर्विस था। होता है ना, बंदा डाउट में आ जाता है कि यार मैं पूरी उम्र फौज को दे दी और अब मैं वॉर जोन में जा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि सैक्रिफाइस देखिए कि सोल्जर कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा आखिरी साल है नौकरी का तो मुझे वॉर जोन में मत भेजो, ही इज रेडी टू गो। एंड कुदरती मैंने मैनिफेस्ट देखा, फ्लाइट मैनिफेस्ट, महिपाल सर का एक्चुअल में कुदरती उसी फ्लाइट में ही वापस आना था। अच्छा। just see the destiny. I mean, I was miserably very sad. एंड मैं उस फ्लाइट में नहीं गया, मैं 15 मई को गया। इस टाइम पे सिचुएशन एग्जैक्टली क्या चल रही थी आप बता सकते हो, किसके बीच क्या हो रहा था? बेसिकली एक दिनका ट्राइब है, एक नुअर ट्राइब है। जो प्रेसिडेंट है सल्वा कीर, वो दिनका थे, डोमिनेटिंग पीपल। वाइस प्रेसिडेंट रीक मशार नुअर था। अब फर्क यहाँ पे फूट यहाँ पड़ गई कि प्रेसिडेंट सल्वा कीर वॉज प्रो चाइना। अच्छा। तो चाइना कहता था यार मुझे यहाँ इन स्टेटों में ऑयल फील्ड दे दो, मैं अपना आई विल। अब क्या है ना दिक्कत, चाइना दावा कर रहा था मैं सड़कें बनाऊंगा, मैं टेलीकम्युनिकेशन टावर्स बनाऊंगा, मैं इलेक्ट्रिफिकेशन करूंगा। वहाँ पे कोई डैम तो है नहीं, तो मैं जनरेटर्स प्रोवाइड करूंगा, कंस्ट्रक्शन के लिए क्रेन्स दूंगा, पोर्ट्स बनवाऊंगा जहाँ पे रिवर नाइल है ना, हॉस्पिटल्स बनवाऊंगा। सारे दावे कर दिए। तो साउथ सुडान की सरकार मुझे चाहिए क्या तुम्हें, कहते हमें तेल चाहिए। पर लेबर चाइनीज होगा। अच्छा। तो चाइना का पैसा चाइना में ही जा रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट तो कहीं जनरेट हुई नहीं। सही बात है। तो ऐसे चाइना डेट में फंसा देता है देशों को। कहीं पे भी पेमेंट है, कुछ बात होती है, वहां पे काम करने वाले कुछ नहीं कहते, कहते डायरेक्ट बीजिंग में फोन घुमाओ, वो जो बोलेंगे हम वो करेंगे, हमसे बात मत करो। वहां पे साइन हुई है ना डील, उधर बात करो। वो कोशिश करते रहते हैं कनेक्ट करने की, ये अपना लस्सी काट रहे हैं सारे। एंड ये क्या करते हैं फिर, जो इनके लेबर हैं वहां पे लोकल मार्केट में दुकानें अपनी लगा लेते हैं प्राइवेट में, और कमा रहे हैं। उसमें क्या करते हैं चाइना फिर अंडरग्राउंड सीक्रेटली अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो थोक के भाव सस्ते, मोबाइल्स हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, घड़ियां हो गई, है ना, जूते चप्पल बेल्ट, ये सारी छोटी छोटी चीजें ना, वो नेग्लिजिबल प्राइस पे कहते हैं कि फैल जाओ। वो फिर शॉप्स एक बार फैल गई
उस पे वहाँ की लोकल पॉपुलेशन डिपेंड हो जाती है, वहाँ से अलग से पैसा आता है। तो ये जो पैसा इकट्ठा होता है ये चाइना को भेजा जाता है और इन शॉपकीपर्स को 1% एज अ सैलरी एंड कमीशन मिलता है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि वो बंदा अपनी जेब से पैसे लगा रहा है ना, मोबाइल्स और इक्विपमेंट मंगा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉर्चेस और ये सारी चीज़ें, डिपार्टमेंटल स्टोर वाली जो चीज़ें हैं, अपनी जेब से कुछ नहीं है। ये चाइना का ही एक तरीका है टू स्प्रेड एंड डोमिनेट द पॉपुलेशन। गॉट इट। इन पे ह्यूमन राइट्स केस भी हो गया था चाइनीज पे, वहाँ के लोकल विलेजेस में जाके वहाँ पे चाइनीज बच्चे भी हो लिए थे। अच्छा। तो वहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स वालों ने भी फिर बोला कि भाई हाउ कम यार, क्योंकि वहाँ पे ये सब हुआ और ये चाइनीज कुछ लेबर वापस चला गया, तो हु इज देयर फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन है क्या है। तो वहाँ पे फिर ह्यूमन राइट केसेस भी किए इन प्राइवेट चाइनीज कंपनीज पे भी। ठीक है। सर हमारी आर्मी ने मेजर क्या ऑब्स्टैकल फेस किए वहाँ पे? वहाँ पे दीपक मेन चीज़ थी कि हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, तो बैकअप के लिए कोई नहीं पहुँच सकता था रातों रात, ओवरनाइट। ओके। ठीक है। दूसरा देखिए, जब आप किसी फॉरेन लैंड पे लैंड करते हैं, पहली चीज़ तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि किसी और कंट्री के हथियारबंद बंदे यहाँ क्यों आए हैं। तो जिस तरीके से ये नेचुरल है, अगर यहाँ पे भी कोई आए तो हम भी बोलेंगे ना यार इनका काम क्या है, इट इज़ आर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे ऐसी हमें वाइब्स मिलती थी, ऐसी हमें देखा जाता था। बट ऑल द क्रेडिट टू द सोल्जर्स एंड यूनिट्स, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन हिंदी पिक्चर देखती है, हिंदी समझ नहीं आती बट दे वॉच हिंदी सीरियल्स, सीडीज होती है ना रिकॉर्डेड, उस पर मैंने देखा दे वॉच हिंदी सीरियल्स, हिंदी मूवीज, एंड पंजाबी भी सीख गए, एंड छोटे छोटे बच्चे गालियाँ भी सीख गए हैं। अच्छा। तो एक फनी इंसिडेंट बताऊंगा क्या हुआ था वो बाद में। तो फिर तो जब हम वहाँ पे लैंड किए, वहाँ पे हमें अब इंडियन फूड है नहीं, ठीक है, वो अलग से वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर सपोर्ट, एयरक्राफ्ट से हमारा खाना आता था या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का वहाँ से रिवर नाइल से आता था। ठीक है, तो राशन आता था, उसकी स्टॉकिंग होती थी, उसी की कंज्यूम करते थे हम। ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर हो गया फर्स्ट, कल्चरल बैरियर हो गया, ट्रेडिशन का हो गया। तो हम ये सब तैयारी के साथ जाते हैं, जो पलटन नियुक्त होती है ना, उससे पहले ट्रेनिंग कराई जाती है कि भाई वहाँ के हाव भाव तौर तरीके क्या होते हैं पहले सीख लो। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है सूडान का वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, जिसका कैपिटल खार्तूम है। तो 2011 में ये साउथ सूडान अलग से बना बिकॉज इट हैज क्रिश्चियन मेजोरिटी। तो हम साउथ सूडान में मलाकाल में हमारा मेन था लोकेशन, बाकी अलग अलग, एक नासिर थी, एक जगह नासिर, फिर रेंक है ना, फिर एक जगह मेलूट, और एक हमारा टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस था अकोबो। तो बाद में मैं बताऊंगा कि अकोबो में टैक्टिकल फ्लॉ क्या हो गया था जिसकी वजह से हम एम्बुश हो गए थे, वहाँ पे हमारी कैजुअलिटीज हुई थी। तो उधर इनिशियल पहले 3-4 महीने तो वी वर अलर्ट ऑल्सो, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी सभी हथियारों पे, एंड ड्रैगन ऑफ पे आई टुक लॉट ऑफ इंटरेस्ट स्नाइपर पे। ठीक है, तो जितनी भी फुटेजेस वगैरह मैंने ड्रैगन ऑफ के टेलीस्कोप और मेरा गैलेक्सी S4 मोबाइल होता था उसके थ्रू मैंने बनाई, जो रियल फुटेजेस आप देखते हो ना कि टैंक फायर कर रहा है ना, वहाँ लोगों पे जो भी है ना गोलियां और ये सब। तो इनमें से सर ज़्यादा हमारी आर्मी किसके अगेंस्ट थी, कौन से ट्राइब के अगेंस्ट थी जो ज़्यादा वायलेंस क्रिएट मैं बताता हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट था रीक मशार, वो प्रो यूएस था। अच्छा। तो उसे यूएस की तरफ से पंप आता था कि भाई तू इसका तख्ता पलट कर, तू पावर में आ और सारे कॉन्ट्रैक्ट हमें दे, वी विल रिकंस्ट्रक्ट साउथ सूडान। तेल लिया, मुद्दा ही तेल का है, तेल की थी वहां पे रशिया भी, रशिया फिर ये सल्वाकीर प्रेसिडेंट को कि भाई हम तेरे साथ है, तुझे हथियार है, कुछ भी चाहिए हम देंगे तेरी फौज को, तू पावर में रह, हटना नहीं है। अच्छा, रशिया और चाइना, हाँ। तो एंड ऑफ द डे आप जहां मर्जी दुनिया में चले जाओ, ईस्ट वर्सेस वेस्ट ही तो हो रहा है। रशिया यूक्रेन देख लो। तो इसमें हम यूएस के साथ थे एक तरीके से, कि यूएस वालों का साथ दे रहे थे। अब मैं बहुत ही जरूरी, जैसे कर्नल कौशल केशव सर के पॉडकास्ट पे भी खुलासा किया मैंने, तो वही मैं अभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने नोटिस की पर्सनली, कि की पोजीशंस वर हेल्ड बाय अमेरिकन्स। अच्छा।
स्टेट कोऑर्डिनेटर हो गया या फिर कोई लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अमेरिकन्स वर देयर। ओके। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका। न्यूयॉर्क में है। की पोजीशन होल्डर्स कौन है? अमेरिकन। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स की सड़क का कॉन्ट्रैक्ट, ब्रिज बनाने हैं, है ना, पावर ग्रिड बनानी है, क्रेन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वही जो चाइना ने ऑफर किया, वो दे ऑल्सो वांट टू गेट इनटू इट। उनका भी सेम मोटिव ही कह लो एक हाँ, तरीके जरिया से। यही है। हाँ। बट चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है कि विदाउट बीइंग, उन्होंने यूएन का इस्तेमाल ही नहीं किया है, वो डायरेक्ट ही पहुंच गए। कहते हैं हमारे बंदे, हमारा सामान, हमारा लेबर, हमारा डिजाइन, सब कुछ हम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ तेल लेना है। सो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एंड जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जब रीक मशार का एक अटेम्प्ट टू असैसिनेट प्रेसिडेंट सल्वा कीर फेल हो गया। तो उस दिन, जो दिसंबर का पहला हफ्ता था, जिस दिन ये फेल्ड को हुआ है, तो मिलिट्री बैरक्स में भी गोलियां चली। नुअर और दिनका एक दूसरे के खिलाफ हो गए सोल्जर्स, और सड़कों पे तो खुले आम नुअर्स को मारा जा रहा था। राउंड्स भी फायर हो रहा है, ऐसा कुछ है? हाथी टैंक के राउंड फायर हो रहे हैं 100-100, 200-200 मीटर पे। और जो नुअर्स के जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल थे, सबके घरों को उड़ाया जा रहा था अरे बाप रे। टैंक के राउंड्स के साथ, और उनकी फैमिलीज उस घर में। तो बेसिकली मैसेकर हुआ। ठीक है, 700 लोग विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स मारे गए। एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी, है ना, पब्लिक के ऊपर फायर हो रहा है, नुअर वाली पॉपुलेशन पे। और वहाँ पे क्या होता है ना, ट्राइब्स अलग अलग रहती हैं एरियाज वाइज, तो उन्हें डिमार्केशन पहले से ही थी कि यहाँ न्यूअर वाले हैं, इधर करो। सो थिंग्स वर बैड, एंड यूएन को समझने में ही कुछ घंटे लग गए कि हो क्या रहा है। फोन लाइंस डाउन कर दी, मोबाइल टावर्स ऑफ कर दिए कि, है ना, कि नुअर कोऑर्डिनेट ना कर सके अटैक्स, एंड यूएन के साथ भी कोई बात नहीं हो रही। तो एवरीबडी वाज इन द ब्लाइंड। गोलियां भी चल रही हैं, टैंक भी फायर कर रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट भी हो रहा है फायर, हेलीकॉप्टर्स भी, है ना, इनके उड़ रहे हैं एसपीएलए के, क्योंकि जो मेन वीवीआईपीज थे उनको तो ये बाई एयर ही इवैक्यूएट करके ले गए थे। अच्छा। अब कहाँ लेके गए हमें नहीं पता, पर इतना गदर हो गया था जुबा में। ओके। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये हुआ, एंड फिर हर जगह फैलता रहा, कॉन्फ्लिक्ट फैल गया। एंड उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे ना थोड़े से लोग आ रहे हैं, मतलब 50 लोग आए, 100 लोग आए, गेट पे ही बैठे हैं। तो लोग पूछ ले क्या होगा, कहते नहीं वो आ रहे हैं, आएंगे पक्का मारने, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो वहाँ रेडियो तो फिर भी चलता था, तो दे सेड हमने रेडियो पे सुना है, ये हुआ है। देन स्लोली इंस्ट्रक्शंस केम दैट प्लीज गेट रेडी टू टेक इन रेफ्यूजीज। फिर 19 दिसंबर को अकोबो, एक टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस है, वहाँ पे हमला हुआ। क्यों? नुअर डोमिनेटेड जगह थी, नुअर की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। दूसरा, जो ये वाला जो यूएन कंपाउंड था, ये बिल्कुल रिवर के एडजॉइनिंग था। तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो पीछे वाला रिवर का रास्ता हमारे लिए एक बैरियर बन गया था कि आप रिवर नाइल को क्रॉस नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि रिवर, जो नाइल रिवर है, बीच बीच में वो किलोमीटर तक, आधे किलोमीटर तक चौड़ी होती है और डीप भी होती है। तो बेसिकली वो एक टैक्टिकल फ्लॉ हो गया। दूसरा, ये मुझे लग रहा है 2007 या 2008 में इस्टेब्लिश की गई थी पोजीशन, ये वाली लोकेशन अकोबो की। तो पब्लिक को लगा कि ये यूएन का अगर यहाँ पे आ गया है टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस, तो जाहिर सी बात है पब्लिक ना नेचुरली सेफ फील करती है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के आसपास कि यहाँ हम सुरक्षित हैं। तो वहाँ दाएं बाएं पब्लिक भी काफ़ी बस चुकी थी, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मना नहीं किया या कुछ। तो एज ए रिजल्ट वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस घिर चुका था। दाएं पब्लिक, बाएं पब्लिक, पीछे नदी, बचा सिर्फ आपका एंट्रेंस वाला एंट्री एग्जिट के लिए, वो भी हेलीपैड तक जाता था। और वहाँ पे बारिश जब होती है ना, तो आप गमबूट पहन के चलोगे ना, तो कई बार ऐसे होता था कि गमबूट वहीं फंस जाता था मिट्टी में और हमारे पैर निकल आते थे बाहर। इतनी वो क्ले और स्टिकी मड थी वहाँ की, क्ले टाइप नहीं होती, जैसे चिकनी मिट्टी होती है वैसे।
तो फिर वहाँ हेलीपैड पे हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है कंपनी कमांडर्स का। तो जो न्यू ऑफिसर आया था वो 2 दिन तो लेते हैं हैंडिंग टेकिंग ओवर का, उसके बाद फिर से हेलीकॉप्टर आएगा, सो दे गो बैक। तो न्यू कंपनी कमांडर आए थे टू टेक चार्ज, क्योंकि दूसरे कंपनी कमांडर ने छुट्टी के लिए प्रोसीड करना था। एंड सो व्हेन ही केम, जाहिर सी बात है, राशन पानी और सब कुछ है ना, यू गेट ऑल द स्टफ फॉर द ट्रूप्स एंड एवरीवन। तो हेलीकॉप्टर आए, लैंड किए। उस दौरान इतना पता था कि 44 से 46 दिन का रेफ्यूजीज कैंप के अंदर शरण लिए हुए हैं और बाकी आजू बाजू नूअर थे। तो हेलीकॉप्टर आया, इन्हें उतारा है ना, और सामान राशन भी उतारा, एंड दे वेंट। इसी दौरान जब वो अंदर बैठे बीएमपी के और बंद कर दिया, जब ये कंपनी के वापस आ रहे थे टीओबी वाली साइड, तब ड्राइवर ने, बीएमपी के ड्राइवर ने बोला कि साहब बच्चे और औरतें आ रहे हैं काफ़ी तादाद में और वो रास्ता बंद किया हुआ है आगे का। आप लोगों के लिए भी मतलब? नहीं, ये अलग, मैं उस जगह की बात बता रहा हूँ, 19 दिसंबर की शाम की बात। और तब उसी दौरान बीएमपी पे स्मॉल आर्म्स फायर आने लग गया। तो जब AK का फायर आता है ना, ये तो दे आर स्मॉल आर्म्स डेटरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज़ जरूर आती है टक 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 करके ना, और इतने मोटी वो चादर होती है लोहे की, तो पता लग गया था कि भाई गोलियां मार रहा चल रहा है कुछ। हाँ, अब कम्युनिकेशन के लिए कुछ था नहीं, है ना, कि आप हेडक्वार्टर कैसे भेजोगे मैसेज। तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन टावर, जो नेटवर्क था, जैन नेटवर्क था लोकल, उस पे फिर वो जो इनकमिंग कंपनी कमांडर थे, उन्होंने मैसेज किया सीओ को व्हाट्सएप पे, अंडर अटैक, women children blocked the way, small arms fire coming, will update situation after some time। उसके बाद फिर वहाँ मलाकाल में जो ऑपरेशंस रूम होता है, ऑप्स रूम और कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया, एंड हमने HF सेट होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सेट्स, वो एक्टिवेट किए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वहाँ पे मैसेज पहुँच नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि पहले वहाँ पे कियोस्क था। तो जब ये हो रहा था ना, हल्ला गुल्ला मच रहा था, तब आर्म्ड रिबेल्स कैंप के अंदर एंटर कर गए। अच्छा। और इसी दौरान उन रेबल्स ने बच्चे और लेडीज को बोला था इनका रास्ता रोक दो, क्योंकि एक ही वेपन था जो सबसे डेटरेंट और पोटेंट था, जिससे डर लगता था, वो था बीएमपी। उसका जो 30 mm का जो राउंड जाता है, वो तो मतलब इंसान का शरीर ही फट जाएगा जब लगेगा। और एक नहीं मरेगा, जो उसके पीछे जितने भी हैं 100-150 मीटर तक, हाँ, वो एक राउंड आर पार फाड़ता हुआ ये जाएगा। क्या शॉटगन टाइप होती है? नहीं, इट इज लाइक अ राउंड प्रॉपर। ओके, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, फ्रैगमेंटेशन का भी होगा, इसमें थ्रू एंड थ्रू भी होता है, एक एक्सप्लोड करता है ना। तो वहाँ पे दे न्यू, क्योंकि वॉर्स उन्होंने देखे, उन्हें पता था कि कौन सा हथियार थ्रेट है, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक करवा दिया। फिर वहाँ पे किसी ने ग्रेनेड भी रख दिया, पिन निकाल के, जो ड्राइवर का ऊपर वो छत नहीं होता कपोला, उसके ऊपर भी ग्रेनेड रख दिया था किसी ने। उस टाइम नहीं पता चला, ये बाद में जब वापस आए ना, तब ड्राइवर टोल्ड मी कि साहब जब उन्होंने बोला कि बाहर आ जाओ, हम नहीं मारेंगे, तो वैन उन्होंने कपोला, इसे कपोला कहते हैं, कपोले का दरवाज़ा खोला, तो कहते जैसे ही मैंने मुंह बाहर निकाला तो मैंने देखा बिना पिन के ग्रेनेड वहाँ पे पहले ही फेंका हुआ था, पर वो मिस फायर ग्रेनेड था, फटा नहीं था। तो मैं कहा फिर तुमने क्या किया? कहते साहब मैंने उसे छुआ ही नहीं। मैं कहा क्या पता मैं उससे साइड करने के चक्कर में फट जाता तो उन्हें लगता हमने हमला किया, हमें ही दे वुड हैव किल्ड अस। तो कहते मैंने उसे छुआ ही नहीं, मैं अपना चुपचाप बाहर निकल गया उसको देख। तो उन्होंने फिर इन्होंने क्या किया कि फिर बीएमपी में जो इलेक्ट्रॉनिक चिपसेट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ओके, अपना नहीं तो किसी का नहीं। एंड उसमें गैस ऑपरेटेड था, उसमें एयर एक बॉटल में भरी जाती है। तो देयर 2-3 वेज ऑफ स्टार्टिंग अ बीएमपी टैंक। अब मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताऊंगा। तो उससे हवा भी निकाल दी थी कैनिस्टर से कि भाई एयर स्टार्ट भी नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट बीएमपी वहाँ पे रह गया। एंड उसका जो ट्रिगर मैकेनिज्म है उसमें भी उन्होंने स्प्रिंग वगैरह निकाल दिए कि इफ़ दे थिंक दैट दे कैन फायर इट दे विल नॉट बी एबल टू डू सो। तो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ उसे ऑफ रोड कर दिया और देन दे केम आउट। एंड उसके इस दौरान अब ये इन्हें ऑन फुट लेके जा रहे हैं कैंप में, ठीक है। तब तक वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आई कैंप के अंदर। तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 46 रेफ्यूजीज़ को नील डाउन करा के पॉइंट ब्लैंक
सर में गोलियां मार रहे थे। शिट। एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा। अब इसके अंदर एल्डर भी थे, मिड एज भी थे, बच्चे भी थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एल्डरली लेडीज़ भी थी, प्रेग्नेंट फीमेल भी थी, नॉर्मल गर्ल्स भी थी ऑफ, है ना, एडल्ट एज। सबको बारी बारी दे स्टार्टेड किलिंग। इस दौरान हमारे सत्येंद्र साहब और सांगवान साहब, they came running and they held the barrel of these rebels कि मत करो, we will sit and talk। कहते we talk, you don't do this। अब ये rebels ने नशे किए हुए, they high on drugs होते हैं, आंखें लाल, इनकी होश इन्हें रहता नहीं है। 90% अंडर 18, मतलब 15 से 25 साल के होते हैं ये। सो दे shot both the JCOs in the chest, point blank, और and they fell there and then। Simultaneously इन्होंने सभी बंदों को एक ही टेंट में शिफ्ट होने को बोला। जब शिफ्ट हो रहे थे उस दौरान ये हमारे ये शहीद हो गए 2 वारंट ऑफिसर। साथ ही साथ जो हथियारों का कोत है, उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग करके उसका लॉक वॉक तोड़ के खोला। वहाँ पे 2 रिबेल्स 51 mm मोटर की ट्यूब है ना, उसे लेने के लिए आपस में भिड़ गए और एक रेबल ने दूसरे रेबल को हेडशॉट मार दिया। जब ये वारदात हुई ना, तब बंदे संभल गए कि भाई कोई मतलब ही नहीं है कोई हरकत करने का, क्योंकि ये तो अपनों को ही नहीं बख्श रहे हैं इतनी सी बात पे, तो एवरीवन इज एक्सपेंडेबल। देखिए, बहुत आसान होता है बोलना ओपन फायर, पर वर वी रेडी फॉर ऑलमोस्ट 40 कॉफिन्स? तो है ना, तो कई बार काफ़ी लोग कहते हैं अरे क्यों नहीं ऑर्डर दिया फायर करने का, कर सकते थे, ये तो गलत है। आप बताओ 400 किलोमीटर दूर आपके पास, चलो मेरे पास 2000 गोलियां हैं, 3000 बंदे हैं, पर आई विल बी ओवररन। पहला वेव डिफेंड कर लूंगा, दूसरा कर लूंगा, तीसरा कर लूंगा, चौथे तक तो मुझे भी टाइम चाहिए ना चढ़ाने का मैगजीन एंड डू एवरीथिंग। तो कुछ था ही नहीं। तो आई थिंक इट वाज इन अ वे प्रैक्टिकली अ वेरी वाइज एंड अ वेरी टैक्टिकल डिसीजन नॉट टू टेक एनी एक्शन एट दैट मोमेंट। अदरवाइज वो सब कुछ खत्म हो जाता। देयर वुड हैव बीन नथिंग लेफ्ट। फॉरेन ऑफिशियल्स भी थे यूएन के। फिर इवेंचुअली 20th को, फिर तो अब 19 की रात को अब ब्रीफिंग शुरू हो गई, तैयारियां शुरू हो गई। हम अपना गेयर निकाल रहे हैं, अपना गेयर रेडी कर रहे हैं, है ना, नाइट विजन के तैयारी कर रहे हैं, बैटरीज ला रहे हैं। 11 को सर यहाँ जब वो, ये 19 तारीख को हुआ, 19 की रात को। अच्छा, वी वर ऑन स्टैंड टू, मतलब रेडी टू गो। एंड अब मैं यंगस्टर, अब मैं जोश टाइप की, सर मैंने जाना है। तो द ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर थे वहाँ पे, ही सर्विंग नाउ, तो आई कांट टेक हिज नेम, ठीक है, बट सर जय हिंद सर, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस। तो सर ने मुझे बिठाया और बोला कि समर, तेरा जोश, जज्बा और जुनून मैं समझ सकता हूँ, पर एक चीज़ याद रखना। कहते डोंट वॉलंटियर, लेट इट कम टू यू। कहते तकदीर और डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ मत कर। कहते मेरा टाइम आया है ना, मैं जा रहा हूँ ना। सिमिलरली इन सर्विस व्हेन यू विल ग्रो, कहते योर टाइम विल ऑल्सो कम। तो कहते डोंट जंप द गन एंड देन होल्ड योर हॉर्सेस, कहते हैं ना फॉर में, ठहराव रखो भाई, रिलैक्स, टेक इट इजी। जोश में होश नहीं खोना। हाँ, जोश में होश नहीं खोना। एंड ही सेड, ये बटालियन हेडक्वार्टर है, कहते वहाँ पे हमला हुआ है ना, लुक एट हिज फोरसाइटेडनेस एज अ सीनियर ऑफिसर एंड टैक्टिकली सो साउंड। ही सेड यहाँ पे भी हमला आएगा, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। कहते दिस प्लेस नीड्स यू मोर देन दे नीड मी राइट नाउ। एंड एक जूनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, कहते वो एक स्पार्क की तरह होता है पूरी पलटन में। कहते यू आर द जूनियर मोस्ट, यू आर लेफ्टिनेंट समर तूर। कहते घातक इज विद यू एंड यू आर सीन अराउंड एवरीवेयर, दैट इज द एनर्जी यू हैव। कहते डोंट गेट वेस्टेड। कहते वहाँ पे क्या पता लैंडिंग करते टाइम ही आरपीजी हिट कर जाए हेलीकॉप्टर को, मशीन गन फायर आ जाए हम पे। कहता हम तो वी विल बी वेस्टेड, कहता हम वेस्ट हो जाएंगे।
कहते क्या पता एक भी गोली चलाए बिना वहीं पे हेप्टर क्रैश कर जाए, कहते ख़त्म है कहानी। तो कहते रिलैक्स, कहते बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं भी काफ़ी सेंटिमेंटल हो गया, मैंने कहा सर शाम को आई विल वेट फॉर यू एंड वी विल हैव अ ड्रिंक टुगेदर। कहते डन। मैं कहा प्रॉमिस कर रहे हो ना, आ रहे हो ना? मैं कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर आ नहीं रहे हो। कहते आई विल बी देयर, तू टेंशन ना ले, कहते तू बना जो बनवाना है एंड आई विल सिट विद यू, वी विल ड्रिंक टुगेदर। तो मैंने कहा सर ध्यान से जाना जो भी होए। कहते कोई बात नहीं काके, कोई दिक्कत हुई तो तू ही आएगा फिर। मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर व्हेन ही लेफ्ट तो बैक ऑफ द माइंड ना ये सेंटेंस बार बार ना वो क्लिक करता है ना नेगेटिव की, कुछ हो गया तो काके तू ही आएगा निकलवाने। तो मैं अपने आप को ना श्रग ऑफ कर दे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना। मैं अपने आप को कहता रहता नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। वो डिनाइल वाला होता नहीं, नहीं ऑल इज वेल। तो दैट पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जब पूरी लाइफ में प्रेशर आप पे हावी होए ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप डिनाइल में ही रहो कि यार मैं पॉजिटिव हूँ, बेशक सब नेगेटिव चल रहे बट आई विल फेस इट, आई विल सेल थ्रू, मैं निकाल लूँगा ये समय, है ना। तो एंड द मोमेंट एवरीबडी केम बैक, है ना। सो सैडली 2 वारंट ऑफिसर्स वर मार्टियर्ड। एक राइफलमैन मंडल था, ही गॉट शॉट इन द चेस्ट बट लकीली वो साइड से आर पार हुई थी गोली एंड ब्लीडिंग हो रही थी बट उसे कंट्रोल कर लिया था वहाँ पे जो नर्सिंग असिस्टेंट थे। एंड ही केम एंड देन उसका फर्स्ट एड एंड एवरीथिंग वाज गिवन टू हिम एंड देन ही वाज फ्लोन टू एंटेबे, युगांडा। तो वहाँ पे हमारा उधर हॉस्पिटल था यूएन का विच इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी। तो ये रियलिटीज कोई सर वैसे ऐसी कैजुअलिटी होती है कि सपोज ही नहीं कोई गोली लग गई थी तो क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है फर्स्ट एड में हमारे कि रुक जाए ब्लीडिंग? वहाँ पे एक तो होता है क्लॉटिंग वाला एक पाउडर होता है, ब्लड क्लॉटिंग वाला। सो बेसिकली उसे खोल के हम पहले वो वूंड पे लगाते हैं, तो उससे क्या होता है ना वो एक लेयर सी बना देता है ब्लड से ही, उससे फिर खून बाहर नहीं आता है। अच्छा। फिर उसके ऊपर फिर हम गॉज लगाते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो ब्लड को सोक करके रखे, लीक ना होने दे। उस पे लगा के फिर वी टाई द वुंड अप और हाथ या पैर है उस वुंड के ऊपर वाली साइड जहाँ से ब्लड फ्लो उसको रिसीव हो रहा है वहाँ पे हम टॉर्निकेट बांधते हैं। जैसे कमर में बेल्ट नहीं बांधते टाइट करके, तो हम ऊपर एक बेल्ट टाइप उसे टॉर्निकेट कहते हैं, उसे टाइटली बांध देते हैं ताकि ब्लड का फ्लो उससे नीचे जल्दी में ना जाए। क्योंकि क्या होता है ना, शॉक आता है जब, है ना, शॉक एंड ट्रॉमा, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो खून नॉर्मल बहना है ना वो पिचकारी की तरह निकलेगा नसों से बहुत तेज। क्यों? क्योंकि घबराहट हुई हुई है, हार्ट तेज पंप कर रहा है तो आपको ब्लड ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उसे शॉक एंड ट्रॉमा कहते हैं। तो इस दौरान अगर जो तो वॉर हार्डन्ड सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें पता होता है कि भाई वो तो देख रहे होते हैं, मैंने देखा है। मतलब मेरा भी जब यहाँ पे इंसिजन हो रहा था सियाचिन में, जब यहाँ पे पस वगैरह हो गई थी फ्रॉस्ट बाइट टाइप, तो वो कह रहे मुंह उस साइड कर लो। मैं कहा क्यों सर, मैं देखना चाहता हूँ। कहते यार तुम आधे इन्फेंट्री वाले ऐसे ही हो क्या? मैं कहा सर जल्दी करो ना, दर्द हो रहा है। तो लोकल एनेस्थीसिया देके यहाँ पे इंसिजन किया, तो मैं देख रहा था कि इंसिजन करते टाइम स्किन कैसे ऐसे खुलती है, फिर पानी की तरह पहले, है ना, वो खून रिसता है, फिर थोड़ा सा प्रेस करो तो झटके से पूरी पस बाहर आई। तो आई वॉज लुकिंग एट द होल प्रोसेस, अच्छा ऐसे होता है। फिर 3-4 बार किया तो यू आर ओके कि हाँ ठीक है। तो इन्फेंट्री सोल्जर का ऐसे होता है कि ड्रिप लगानी है, आई कैन पुट द ओन ड्रिप, अपनी नस पकड़ के ना खुद ही यहाँ पे खुद ही मैं ड्रिप लगा सकता हूँ अपना आईवी फ्लूइड जो होता है। आई कैन एडमिनिस्टर माई सेल्फ इंट्रावीनस ऑल्सो एंड मस्कुलर, दोनों इंजेक्शन, ठीक है। तो वो तो आप यू आर trained ट्रेन्ड हो फॉर वो इट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सो वंस दे केम बैक इट वाज अ रिस्पाइट, बट यू नो इट वाज सैड दैट वी लॉस्ट समवन। एंड फिर 25 दिसंबर को हमला हमारे पे आया, हेडक्वार्टर पे। 6000 बंदे, 6000 बंदे रिबेल्स। आप कितने थे हेडक्वार्टर में? हम थे 400 से थोड़े कम, मतलब 350 के आसपास। और उनके पास टैंक्स वगैरह, वो आरपीजी वो उन्होंने 4-5 दिन बाद एसपीएलए से कैप्चर किए। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एसपीएलए के मुश्किल से 150 बंदे बचे होंगे जिंदा। वो सिटी के बाहर आए
एक टैंक था, 3 टोयोटा लैंड क्रूजर थी, बाकी सारे बंदे पैदल थे. दे ऑल मार्च्ड आउट ऑफ द सिटी. बाप रे. तो सर जब 6,000 बंदे आपकी तरफ आ रहे थे, आई डोंट नो, वो एक वीडियो क्लिपिंग है. जब वो आ रहे थे ना तो हम देख रहे थे कि वो SPLA को मारने जा रहे हैं. SPLA क्या है? सुडानीज पीपल लिबरेशन आर्मी, जो उनकी आर्मी जिनके वो थी. अगेंस्ट थे, मतलब जिनमें मेन हाँ, वो न्यूअर वो डिफेक्ट कर गए थे. डिफेक्ट का क्या मतलब होता है? आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के विपरीत हो गए हो. तो वो वहां पे अनाउंसमेंट हो गई थी ना, न्यूअर जनरल्स जो थे ना टॉप पोजीशन पे, कि भी हम डिफेक्ट कर रहे हैं सुडानीज पीपल लिबरेशन आर्मी से. तो जिस न्यूअर के पास हथियार, सामान, जवान, इक्विपमेंट, असला बारूद जो भी है, अपना लेके इस जगह पे मिलो. तो वहां पे इकट्ठे हो गए थे. तो बेसिकली डिफेक्शन हो गई थी आर्मी में. दोनों की वर्दियां सेम थी, रिबेल्स की भी और SPLA की भी. बस रिबेल्स ने लाल रंग का पट्टा पहना होता था यहाँ पे. ओके. और उनके साथ जो मैन पावर के लिए जो सिविलियंस लेके आते थे, जिनके पास वो बेल्ट एम्यूनिशन नहीं होता, बेल्टेड है ना, राउंड्स एंड मशीन गन वगैरह, वो भी बंदे आए थे. बाप रे. सर आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या था? कितना प्रेशर था जब सामने 6,000 लोग हैं और आप 350 लोग हो? दीपक, पहले तो 25 दिसंबर सुबह 7, पौने 7 बजे के आसपास था. मैंने देखा बहुत बहुत ज़्यादा ना धूल उठ रही है. तो मुझे लगा कि ये माइग्रेशन हो रहा है, जो मवेशी नहीं होते जी, है ना, बाइसन्स और ये सब है ना, मैं कि ये झुंड में चलते हैं ना, तो डस्ट उठती है. तो मैंने देखा सुबह सुबह, यार मैंने कहा इतनी ज़्यादा डस्ट क्यों उठ रही है. फिर मैंने अपने ड्रैगनऑफ के टेलीस्कोपिक साइट से पहले ध्यान से देखा. फिर धीरे धीरे मैंने देखा घास में से ना छोटे छोटे काले काले डॉट्स दिख रहे हैं. सर दिखने लग गए बंदों के. फिर मैंने धीरे धीरे देखा बैकग्राउंड, उनके पीछे से ना गाड़ियां बहुत स्लो स्पीड पे आ रही हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, और आगे तो ऐसे लगा कि प्रॉपर लाइन में ना आ रहे. मैंने तुरंत रेडियो इन किया. मैंने कहा सर, अटैक इमिनेंट, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अटैक मोमेंटरली विद इन मिनट्स. और ऐसी अफरा तफरी मची ना, वीवर लाइक सुबह 7 बजे तो लोग मतलब अपने बेसिक चीज़ें कर रहे हैं. पर हमने मोर्चे तैयार कर लिए थे, क्योंकि एक जेसॉक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है UN में, जॉइंट सर्विसेज ऑपरेशंस कमांड, तो जुबा में उन्होंने हमें इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया था कि भाई अब यहाँ पे हमला हो चुका है, नेक्स्ट इज ओनली यू एज पर लॉजिक. इस टाइम पे सर ये आप 22 दिसंबर को बताया. तो 22 से 25 दिसंबर, 24 दिसंबर रात तक CO ने बोला था भाई मुझे आंख और कान चाहिए, क्योंकि कैंप के आसपास 8-8 फुट के तो सरकंडे थे, एलिफेंट ग्रास. तो हमें दिखता ही नहीं था कुछ कि बाहर क्या है. तो CO ने कहा कि भाई मुझे कोई आंखें चाहिए, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या चल रहा है. कहता फिर एक ही गड़बड़ होगी, कहते फेंस पे पहुंचेंगे तभी लड़ाई होगी. कहते हमारे भी मारे जाएंगे, उनके तो मरेंगे ही. फिर रातों रात मैंने देखा. फिर मैंने एक कंटेनर थे, वो U टाइप थे, ऐसे ऐसे ऐसे. तो मैंने रिक्वेस्ट करके फिर एक और कंटेनर रखवाया. तो डबल कंटेनर्स हो गए, पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं, कुछ नहीं. फिर कंटेनर्स के ना दरवाजे खोले हमने साइडों से. फिर साइडों से हम चढ़े रस्सी लेके. फिर हवलदार जितेंद्र भी था, अब रिटायर हो गए, वो ग्वालियर में सेटल्ड है, वो चढ़ा, मैं भी चढ़ा. फिर हमने रस्सी नीचे फेंकी. रस्सी से फिर हम एम्यूनिशन बॉक्सेस है ना, और फिर मोर्चे बनाने के लिए सैंड बैग, रातों रात हमें लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे. तो वो मोर्चा प्रॉपर सेट किया हमने, बनाया. एंड फिर प्रॉपर मैंने बाइनोकुलर से देखा एंड फिर रिपोर्ट दी. मैं कहा सर विजुअल्स हैव बीन मतलब कंफर्म्ड एंड आई विल गिव यू द अपडेट. तब तक उस रात 24 की रात को गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, SUVs. तो मैंने बताया, मैं सर SUVs काफ़ी आ रही हैं. कहते कितनी होगी? मैं 11-12 हो गई. कहते समर एक SUV में लगभग कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है बंदों की? मैं कहा सर आप 8 से 10 बंदे. तो कहते अगर 11 आ रही हैं तो 11 × 10. तो कहते 110 बंदे तो ये हो गए. मैं कहा सर ड्राइवर को तो रहने दो. कहते क्यों? ड्राइवर क्या उसे गोली नहीं लगेगी? उसके पास भी तो हथियार है. मैं कहा चलो ड्राइवर भी शामिल कर लो. तो कहते 110 बंदे तो कन्फर्म्ड हैं. फिर मैं कहा हाँ सर. वो SPLA के थे. अच्छा.
पर एसपीएलओ को अंदाजा ही नहीं था कि वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में आएंगे। फिर 22 तारीख को जो जब इनपुट मिला है, उसी दिन युगांडन स्पेशल फोर्सेस का एक एयरक्राफ्ट लैंड हुआ और मैं एयरपोर्ट पे ही था। आई यूज्ड टू गो फॉर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ड्यूटी एंड एवरीथिंग ना, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग। मैंने देखा प्राइवेट एयरक्राफ्ट जेट, कम से कम उसमें मुझे लग रहा है कि 100 लोग आ सकते थे उसमें। मैंने देखा हथियार बाहर आ रहे हैं, एमिनेशन की क्रेटें बाहर आ रही हैं। मैं कहा ये कौन सा सिविल एयरक्राफ्ट है भाई? तो आई जस्ट नोटेड दी सीरियल नंबर ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड मैंने रेडियो इन कर दिया। मैं कहा यार ये प्राइवेट लैंड हुआ है, इसमें से एमिनेशन क्रेट्स वगैरह बाहर आ रही हैं। एंड फिर मैंने कहा आई विल अपडेट यू। फिर यूनिफॉर्म में बंदे बाहर आने लग गए। एंड हमें कैसे पता चला युगांडन स्पेशल फोर्सेस के? जब इन्होंने हमारे कैंप के आसपास मोर्चे और ट्रेंचेस खोद के ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो इनके कुछ बंदे हमारे गेट पे आए कि हमारे मोबाइल को चार्ज कर दो, अच्छा, हमारे बैटरी कम हो गई है। तो जब हमारे बंदों ने बताया, मैं अल्फा कंपनी का था ना, कंपनी टू IC, तो उस बंदे ने बताया कि साहब ये तो मोबाइल देने चार्ज कर ले। मैं कह रख लो, पर मुझे बताओ क्या है उस पर लिखा हुआ। कहते साहब MTN और युगांडा करके आ रहा है। उसी टाइम समझ गया, मैं कहा भाई ये तो युगांडा से आए हैं। तो वो आपकी हेल्प करने आए थे? नहीं, दे हैड कम टू हेल्प द सुडानीज पीपल लिबरेशन आर्मी, उनकी स्पेशल फोर्सेस। अच्छा। और ये जितने भी थे ना 100-120 बंदे, क्या वेपन्स लेके आ रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कोई हॉलीवुड मूवी की कोई वो शूटिंग है और सामान और इक्विपमेंट आ रहा है शूटिंग के लिए। AMR राइफल्स, एंटी मटीरियल राइफल बड़े बड़े, ठीक है, M4 कार्बाइंस, ठीक है, एंड लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस, ठीक है, मशीन गन्स लेके आ रहे हैं, PKMG वगैरह है ना, MG42। मैंने कहा यार ये क्या है ये? एंड आई वाज वेरी, मतलब वेपन्स देख के ही मैं इतना वो हो गया था ना, मैंने कि हो क्या रहा है यहाँ। सर एक सेकंड, आपसे मैं एक कंफर्म करना चाह रहा हूँ, अपना हेडक्वार्टर है जहाँ पर आप हो? हाँ। SPLA कहाँ, आपसे कितनी दूर है? SPLA का था लगभग आप लगा लो 10 किलोमीटर सिटी के अंदर। ओके। मैं बात करूं एयरपोर्ट की, जो महज 2.5 या 3 किलोमीटर होगा हमारे UN लॉजिस्टिक बेस से। ओके। तो हम क्या करते थे, हमारा UN बेस ना सिटी से बाहर था, अच्छा, आइसोलेटेड। तो हमें पता होता था कि इनकेस कोई थ्रेट आता है तो एज पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड टैक्टिक्स की आप एक सेपरेट आइसोलेशन में फोर्टिफाइड पोजीशंस में हो तो यू आर सेफ, कि तुम्हें थ्रेट असेसमेंट पहले ही हो गई है। तो जब ये बंदे आए, इन्होंने मोर्चे संभाले, जब इन्होंने फोन किया हमें पता लग गया। तो ये आपके बहुत पास थे युगांडा वाले? नहीं, देवर लगभग आधा किलोमीटर दूर थे। अच्छा। पर इन्होंने ट्रेंचेस वगैरह ऐसे खोदे हुए थे टैक्टिकली कि अगर इनकी जान पे बात आ जाए तो दे कैन रन इनटू द UN कैंप। ओके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 2 बंदे सरवाइव किए, युगांडा वाले? युगांडन स्पेशल फोर्सेस के। क्योंकि आप 3 दिन में तो आप उन्हें लेके आ रहे हो, जैसे खच्चरों को लाद के ला रहे हो। वेपन भी काम नहीं आए जो तगड़े नथिंग, इनफैक्ट वो रेबल्स ने उनके हथियार और कब्जा लिए। अरे तो वो रेबल्स बेसिकली 6000 लोग आप पे नहीं आ रहे थे, वो उन पे जा रहे थे। पर जब हम ये देख रहे थे तो मुझे पहले यही लगा, रेडियो यही पास कर रहा, मैं सर दे आर गोइंग टू हैव अ मतलब कन्फ्रंटेशन विद देम। वही हुआ, फायरिंग शुरू हुई। अब क्रॉस फायर में आपके कैंप के अंदर 12-13 हजार लोग हैं, तो स्ट्रे बुलेट तो आएंगी ना आपके कैंप के अंदर। तो हमारे कैंप के अंदर सिविलियंस मरने लग गए। अच्छा। पहले रिपोर्ट आई 3 डेड, फिर आया 10 डेड, फिर आने लगा 20 डेड, 25 डेड। हमने पूछा यार फायर कहाँ से आ रहा है? कह रहे सर जो ऊपर से गोलियां फ्लाई कर रही हैं ना वो लैंड कर रही हैं यहाँ पे। अरे बाप रे। तो ये तो कैजुअलिटीज हो ही रही थी हमारी, ठीक है, रेफ्यूजीज की। एंड वहाँ पे उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। अब मैं जिस पोस्ट पे था उधर भी फायर आ रहा है, गोली तो पूछ के थोड़ा ना आएगी। एंड 6000 बंदा एक सेकंड में, 6000 बंदा एक भी गोली फायर करे, 6000 गोलियां एक टाइम पे आ रही हैं। सही बात है। तो वो फुटेज में दिखाऊंगा, ऐसे लगेगा कि तो कोई पॉपकॉर्न तल रहा है, ऐसे कट 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 ऐसे नॉन लोगों स्टॉप। के पास, सबके पास वेपन्स थे। वेपन्स सारों के पास नहीं थे। जो पहले 3-4 वेव थे ना वो आने लगे। मैंने इनके पीछे देखा, इनके पीछे निहत्ते हैं, यंग लड़के, अनआर्म्ड, कुछ नहीं है उनके हाथ में, ठीक है, वो बैकपैक लिया हुआ है। तो उधर क्या होता था कि पहले वेव का जो मरेगा बंदा
तो उसके पीछे वाला बंदा उसका हथियार उठा के आगे जाएगा। अच्छा, सिमिलरली वो मरेगा तो उसके पीछे वाला उठा के जाएगा, बिकॉज हथियारों की कमी है, लिमिटेड एम्यूनिशन है, और ये वो प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि बैकअप और ये सब लेके चले। तो उधर आरपीजी भी फायर हो रही थी, ठीक है, उधर ग्रेनेड भी लॉबिंग कर रहे थे, ग्रेनेड लॉन्चर भी फायर हो रहे थे, गाड़ियों से एंटी एयरक्राफ्ट गन भी फायर हो रहा था। तो लोग दोनों तरफ से मैंने देखा चीथड़े उड़ रहे थे, बुरा हाल था। क्रॉस फायर में हमारी तरफ भी आ रहा था। तो हम शुरू में तो हम ठीक है, आई को थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, डॉक्यूमेंट कर रहे थे, बट हमने देखा जितने भी ये SPLA के बंदे थे या तो ये अबैंडन कर गए और पब्लिक के अंदर साथ घुल गए और साथ में रेफ्यूजी कैंप के अंदर घुस गए हथियार सरेंडर करके। उसी टाइम फिर सीओ ने चीफ ऑफ ऑपरेशंस को बुलाया और बोला नेक्स्ट टारगेट इज अस। कहता हाउ सर? कहते सारा तो जो इनका टारगेट था अंदर आ गया UN कैंप के। तो कहते ये 400-500 किलोमीटर जो पैदल आए हैं ये टाइम पास के लिए थोड़ा ना आए हैं, दे हैव कम टू टेक ओवर। उसी टाइम वो ट्रॉय मूवी नहीं है, अब मुझे अब पता नहीं, अब मैंने शायद बाद में ही देखी ट्रॉय पिक्चर, तब मैं रिलेट करता हूँ जब वो 1-to-1 फाइट नहीं होती हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए, तो वो उसका छोटा भाई कहता है कि हमारी लड़ाई हो जाए तो मैं जीत जाऊंगा, फिर हम चलते हैं। वो बड़ा भाई कहता है सुन भाई, हम इतनी मुशक्क़त करके, है ना, इतने पेले गए हैं बंदे और इतना एफर्ट लगा है, यहाँ टाइम पास के लिए नहीं आए हैं तुम दोनों को अक्कड़ बक्कड़ करते हुए देखने के लिए। कहते हैं हम सामान लेके आए हैं टू कॉन्कर, यहाँ चित्रहार नहीं चल रहा है जो देखेंगे और चलेंगे ओके ठीक है बाय जीत गए टेक केयर। कहते हैं हम कब्जा करने आए हैं। तो इनका भी वही मोटिव था। तो जब ये रिबेल मारते हैं किसी दूसरे को तो पहली चीज मैंने देखा इनके पैरों पे झपटे मार रहे थे। फुटवेयर, जूते हैं नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये पैदल चलते हैं तो वहां जूतों की कमी है। तो ये पहले शूज को चोरी करते हैं, जिस बंदे की डेथ होती है मारते हैं, फिर उसकी बेल्ट, फिर वो आगे पैसा या जो भी बाकी चीजें। और इनकी मैंने बेल्ट देखी, बेल्ट पहनी है ना, बेल्ट के अंदर 2-2, 3-3 जोड़े ऐसे चप्पलें लगाई हुई हैं, मतलब चप्पलों के बीच में बेल्ट, क्योंकि जैसे ही एक जोड़ा चप्पलों का खत्म हो गया उसे डिस्कार्ड करके यहां से वो निकाल के दूसरी चप्पल पहनते थे। क्योंकि पूरा इलाका प्लेन है, झाड़ी नुमा इलाका है, कांटे बहुत हैं, ठीक है, कंकर भी बहुत ज्यादा है। हालांकि उनके पत्थर जैसे ही पैर थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट कांटे तो चुभेंगे ही ना। सही बात। और फिर स्नेक्स, मतलब कुछ हद तक तो उन्हें साइकोलॉजिकल सेफ्टी लगती थी कि यार मेरे पैरों में कुछ है। तो ये सब हुआ। उसके बाद देन अटैक केम ऑन अस। हमने फिर वापस लड़ाई की, फायरिंग भी बहुत तकड़ी चली। और एक पोस्ट थी जहां पे ना एम्ड फायर बंदा कर रहा है हमारे पे, हमारी एक पोस्ट पे। तो उस पोस्ट पे जवानों ने एट राजव के हेडशॉट लिया उस बंदे का। वहां पे 3 बंदे थे, दोनों ने कोऑर्डिनेट किया कि मैं हेडशॉट लूंगा, अगर मेरा मिस हो गया तो तू हेडशॉट लेगा। और वो बताओ कहाँ फायर कर रहा था? उनके नीचे गेट पे, जहां पे रेफ्यूजीज एंटर कर रहे थे, सिविलियंस पे गोलियां मार रहे थे कि वो वहीं पे मारे जाएं। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। तब फिर एक बंदे ने हेडशॉट लिया और साथ ही साथ दूसरे ने भी फायर किया। तो बाद में जब, है ना, हफ्ते बाद जब थोड़ा ललन बैटल हुआ तो हम गए देखने, एक उसके यहाँ हेडशॉट था, एक यहाँ इधर लगी थी गोली। सो बोथ फायर्ड एट द सेम टाइम और लगी टू। हाँ, तो सेकंड फायरर ने बेसिकली श्योरिटी कंफर्मेशन फायर किया था कि एक का मिस हो गया तो दूसरा तो हिट हो गई। आपने कितने फायर करे सर? कोई गिनती नहीं। आपके पास कौन सा बट weapon जितने था? रिबेल्स मारे गए, जितने भी हमारी नजर में थे, सबके सब एक मतलब वेव्स के तौर पे हम मशीन गन, स्नाइपर, असॉल्ट राइफल, एकेज, इंसास सब फायर हो रहा था। बट हमें एक चीज बोली थी, लग्जरी नहीं है फायर करना, क्योंकि हम हजारों किलोमीटर दूर इंडिया से बैठे हैं, कौन आ रहा है हमें पूछने। सही बात है। तो हमें पता था कि अगर ये झुंड आ रहा है, इनके बीचों बीच वाला बंदा इंपॉर्टेंट है, तभी इनके बीच है।
तब स्नाइपर से ठक, जैसे ईंट की तरह गिरता था, बाकी सारे तितर बितर। सर लास्ट में पूरा ये ऑपरेशन कंक्लूड कैसे हुआ था? कंक्लूड दीपक, जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो जो रेशो ऑफ फायर है वो धीरे धीरे ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है विद टाइम। और हाँ, विद टाइम। तो जैसी उनकी कैजुअलिटीज होने लग गई, हम टैक्टिकली मारने लग गए, इन्हें टर्मिनेट करने लग गए, तो इनके जो हमारे पे अटैक्स थे वो लिमिटेड हो गए। फिर धीरे धीरे जब इनकी नफरी कम होती गई तो इनका जो दायरा था हमारे बिल्कुल कैंप के साथ थोड़ा दूर दूर होते गए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 17 तारीख को इन्होंने एयरपोर्ट पे कब्जा कर लिया, जो आपके पास वाला एयरबेस। अब इस पे बहुत ही अनोखी कहानी ये थी कि मेरी शादी थी 22 फरवरी को, बाय ये 25 दिसंबर से लेके 12-13 जनवरी तक खूब लड़ाई चली, लगभग रोज ही मतलब मारो या मरो वाला हिसाब था, ठीक है, और हर रोज ऑलमोस्ट एवरी डे। सर बट एक तरफ 6000 लोग, एक तरफ आप 300-400। अरे पर हमारी जो फोर्टिफिकेशन थी, जो हमने डिचेस बनाए थे, डिचेस के बीच में जो पानी था उसके अंदर जो बिजली की तारें थी, फिर हमारा फेंस था, फिर कॉन्सेंटीना वायर थी, फिर हमारे मोर्चे थे, फिर हमारी मशीन गन्स थी, है ना, एजीएल थे, स्नाइपर्स थे, तो उन्हें पता था कि भैया लस्सी तो नहीं होने वाला। फुली इक्विप्ड थे आप लोग वेल प्रिपेयर्ड थे। हाँ हाँ, अपने- वी वर रेडी। अरे 22 दिसंबर को ही बता दिया भाई तैयारी रखना, और हम 24 को रेडी हो गए थे। 22 की सुबह मतलब 21 को इनपुट मिला, 22 को तैयारी शुरू हो गई, 21 से ही शुरू हो गई थी तैयारी, 22, 23, 24 3 दिन, हम 25 को फिर हो ही गया। फिर तो एयरबेस उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इन्होंने 16, अब मैं बताता हूँ, मैंने बैग पैक कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, है ना, सिविल कपड़े पहन लिए, मेरे साथ 5-6 बंदे और जा रहे थे, हम बड़े खुश सॉफ्ट स्किन व्हीकल में। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे जैसे ही जा रहे हैं तो सारे खुश, और मैं बोल रहा हूँ हाँ भाई ये गोंद के लड्डू ले आई हो, जब अभी आएंगे वापस 1 महीने बाद, ठीक है, और तू देसी घी लेके आना है तूने। कहते आप क्या लेके आ रहे हो? मैं कहा मैं अचार लेके आऊँगा एकदम मस्त। कहते मैं कहा अकेली चपाती के साथ ही खाएंगे, मिर्ची वाला अचार होगा जबरदस्त। कहते साहब सही है, तो आप अचार लाओ, ये गोंद के लड्डू लाएगा, ये देसी घी लाएगा, वो बेसन के लड्डू। तो हमारी ऐसी बातें चल रही थी कि भाई घर जा रहे हैं और बिल्कुल फ्रेश होके वापस आएंगे हम लोग। एंड इनमें से 5-6 जवान मेरी शादी में भी आ रहे थे अटेंड करने। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे, मैंने देखा धूल और मिट्टी के ना ऐसे ऐसे टक टक हो रहा है। तो जो बस ड्राइवर था उसे पता लग गया था क्योंकि ये तो पुराने है ना, हंडे हुए लोग हैं। उसने बोल दिया सारे लोग डाउन हो जाओ सीट के, चिल्लाया वो, एवरीबडी डाउन डाउन, फायर इज कमिंग। मैं भी डाउन हो गया, मैंने कहा कहाँ फायर आ रहा है? तो उसने कहा यू सी द डस्ट कमिंग। मैं ऐसे हल्का सा ऊपर गया मुंह, मैं कहा यस। कहते देयर बुलेट्स। साथ ही साथ मैं खिड़की से देख रहा था एयरक्राफ्ट ऐसे नीचे आते आते बिना लैंड किए ऊपर से ही टर्न करके निकल लिया। अरे वो अपना आपका वाला जो यूएन वाला एयरक्राफ्ट आ रहा था, मैं देखा बंदे देख रहे हैं ऐसे होते हुए गए। फिर मैंने ड्राइवर को बोला नाउ व्हाट टू डू? कहते गोइंग बैक टू बेस, नॉट स्टॉपिंग हियर, दे विल डिस्ट्रॉय एयरपोर्ट नाउ। तो फिर तुरंत फिर साथ ही साथ वापस आए। अब जब हम वापस आए तो मेरे घातक के बंदे भंगड़ा डाल रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, अरे साहब वापस आ गए, वापस आ गए। जल्दी आ कहते साहब इतनी छोटी छुट्टी? मैं कहा यार देखो अभी ना मेरा मूड नहीं है बात करने का, बाद में करेंगे बातें। तो मतलब मेरी आप देखिए बंदों के साथ कनेक्ट इतना अच्छा था कि है ना, थोड़ी सी लिबर्टी ले लेते थे कि मजाक कर लेते साथ। और उस टाइम भी मजाक चल रहा है वैसे इंटेंस मोमेंट बहुत ज्यादा है। इंटेंस मोमेंट है, गोलियां उस साइड चल रही हैं 2-2.5 किलोमीटर दूर, ठीक है, एयरपोर्ट वाली साइड पर। जब मैं बेस में वापस आया तो बंदे वहाँ पे वेलकम कर, अरे साहब कैसे रही छुट्टी? मैं कहा मस्त एकदम, गोवा टाइप फील थी, गए और आए। तो देन आई वेंट, फिर सीईओ कॉल्ड मी, सेड कि तूर आई नो कि तुम्हारी टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव तुमने बुक वो की हैं एवरीथिंग, डोंट वरी, बट इमीडिएटली हम यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे फॉर योर टिकट का रिफंड एंड ऑल, डोंट वरी, एंड जैसे ही होता है वी विल ट्राई टू गेट यू आउट। बट अब एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स बंद हो गए हैं तो शायद हमारा राशन भी नहीं आएगा, ओह शिट। बिकॉज एयरपोर्ट इज टेकन ओवर बाय द रिबेल्स।
मैं कहा नाउ सर, गेट बैक विद योर घातक, गेट रेडी, वी गॉट टू गिव इट बैक टू देम। मैं कहा राइट सर। फिर मैं गया कमरे में, रेडी किया, गेयर निकाला, सब कुछ अगेन रेडी एंड बैक टू माई पोस्ट। तू रोपी। आपके गियर में ओवरऑल अगर मैं पूछूं क्या क्या होता था? बीपीजे प्लेट्स थी, फिर आई हैड मैगजीन्स, मतलब 5 होती हैं पर वो थोड़े वाइड थे, तो मैं 10 मैगजीन रखता था, एक मैगजीन तो 11 मैगजीन, ठीक है, ये था। वेपन कौन सा यूज करते? वेपन हमारे पास एक तो इंसाज AK एंड देन ड्रैगनऑफ, फिर जो सेक्टर स्टोर होता है उसमें गलील थी, गलील एस 7.62 IWI की, इजराइल वेपन इंडस्ट्री की, तो दैट वाज गुड। वो तो ऐसा लगता है। आपका हाथ किस पे सेट था? मेरा तो ड्रैगनऑफ, और वो तो जो स्नाइपर वाला। एंड देन ऑब्वियसली बीइंग अ गुड फायरर, MMG मशीन गन होगी, एंड देन यू हैड योर इंसाज। देखिए इंसाज इज अ गुड वेपन, 400 मीटर तक आप हेडशॉट ले सकते हो, 400 मीटर्स तक। इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट, वेरी ब्यूटीफुल वेपन। प्रॉब्लम आती है जो क्वालिटी ऑफ एमुनिशन है ना, वो थोड़ा कम है, इट इज़ नॉट दैट गुड, तो उसमें कार्बन ज़्यादा जम जाता है। ओके। अगर क्वालिटी ऑफ एमुनिशन अच्छा हो जाए, इंसाज विल बी अ सुपर हिट। ठीक है सर आप कितने एक्यूरेट हो स्नाइपर को यूज़ करने में? यार, अब एक्यूरेसी पे ये है कि इनिशियल तो जीरोइंग पे डिपेंड करता है। यदि आप सटीक उसे जीरोइंग कर लो, है ना, 25 मीटर 50 मीटर पे, फिर 100 मीटर पे फायर करोगे, तो इफ़ इट हिट्स पिन पॉइंट देन यू आर रेडी टू गो, तो जहाँ आप निशाना लोगे वहीं जाएगा। अब क्या होता है ना दीपक, अगर आप शिस्त ले रहे हो और टारगेट बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो ना एक रेक्टिकल पैटर्न बना हुआ होता है टेलीस्कोप साइट पे, तो हर एक उस साइट पे ना जो ऐसे गैप्स बने हैं ना, वो मिल्स होते हैं। तो एवरी मिल्स डिपिक्ट्स इतने मीटर का डिस्टेंस आगे। तो अगर मेरे पूरे टेलीस्कोप साइट पे अगर बंदा सिर्फ एक रेक्टिकल पैटर्न में आ रहा है, मतलब वो बहुत दूर है, उसकी रेंजिंग मुझे अकॉर्डिंगली करनी पड़ती है, उसके लिए चार्ट होता है एक, तो विद एक्सपीरियंस वो चार्ट को मेमोराइज करना पड़ता है। फिर आप अपने टेलीस्कोपिक सेटिंग्स करते हो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, फिर आप अपने हथियार को फायरिंग में शामिल करते हो, एंड इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप मेंटली कर लेते हो कि अगर रेक्टिकल पैटर्न में इतना छोटा है, मतलब जितना छोटा दिखेगा मतलब बहुत दूर है, जितना बड़ा दिखेगा मतलब मेरे पास है। उसके बाद क्या होता है ना, पैराबोला में गोली ऐसे जाती है, ऐसे कर्व में जाती है, लोगों को लगता है फायर करो ऐसे जाएगी गोली, वो सिर्फ 25 मीटर तक जाएगी ऐसे। जब 100 मीटर करते हो ना, तो जहां आप शिस्त लेते हो वो उससे थोड़ा नीचे नीचे गिरती है, अच्छा, टारगेट के। तो जब एम लेना होता है ना स्नाइपर को, जब आगे बहुत आगे हो जाता है, तो हमें कई बार टारगेट को छोड़ के अंदाजे से ऊपर, पैराबोला को एंटिसिपेट करते हुए कि हाँ, कि फॉल ऑफ बुलेट मेरी, अगर मैं यहां से फायर करूंगा तो फॉल ऑफ बुलेट यहां आएगी, तो अब मेरा जो क्रॉस हेयर है सेंटर विल नॉट बी द टारगेट, टारगेट के ऊपर इतने मिल्स और लूंगा, तो कोई अनजान बंदा आके देखेगा ना, वो हंसेगा, बोलेगा तुम तो हवा में मार रहे हो, पर जब फायर करोगे इट विल हिट द टारगेट। और सर रिकॉइल का क्या इसमें रोल प्ले होता है? रिकॉइल एक लिमिट तक होता है, पर इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल डिसोरिएंट हो जाओ। ऑलराइट। जो आपका फील्ड ऑफ व्यू टेलीस्कोप का, वो टारगेट आपका रहेगा उसमें। हाँ, जैसे AMR राइफल्स वगैरह जो हैवी कैलिबर वाले हैं, उसको तो फायर करो तो पहले तो 1-1 फुट तो पहले धूल उठती है अच्छा, ना, उसके राउंड ही इतने बड़े होते हैं, हाँ, लगभग इतने बड़े राउंड होते हैं उनके। वो तो बंदा ही चीर। हाँ, वो बंदा फाड़ देगी, वो तो कुछ नहीं बचता बंदे का। तो सर इसके बाद क्या हो, जब गेयर अप कर लिया आपने? तो 11 वगैरह कर लिया, है ना, ये सब, एंड देन मैं गया मोर्चे पे, तो फिर कॉल आया, है ना, वाइफ का शाम को ना, तो दूसरी पोस्ट पे फायरिंग चल रही थी, तो मैंने उसे बताया नहीं था कि ये एयरपोर्ट ले लिया ना, तो मेरी बात हुई, कहती यार ये कौन सा टाइम है पॉपकॉर्न तलने का, पॉपकॉर्न नहीं तल रहे, वहाँ पिछली साइड ना पोस्ट पे गोलियाँ चल रही हैं। तो कहती कि यार तुम फ़ोन पे क्यों लगे हुए हो? मैं कहा भाई मेरी बात सुन, ये फुटबॉल मैच नहीं है जिसमें 22 के 22 प्लेयर एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं। इस पे जिसका जितना एरिया है वो अपने ही एरिया को संभालेगा, वरना फौज में डिसिप्लिन नहीं है, केओस नहीं है, बेतरतीब हो जाओगे,
एंड शी सेड यार तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि यार गोलियां चल रही हैं? मैं कहा यार तुम्हारे लिए ओवरवेलमिंग होएगा, मेरा तो रोज का, मैं तो बोर हो गया हूँ। मतलब जहाँ हम जिमिंग करते थे ना उसकी खिड़कियों में भी गोलियां आर पार होके गई थी। जिम करते हुए? जिम करते हुए नहीं, मतलब दिन में हम वी आर ऑन ड्यूटी, तो जैसे ही हमें टाइम मिलता था जिम में वेट्स और ये सब कैलिस्थेनिक्स करने के लिए हम जाते थे, तो हम देखते थे अच्छा आज यहाँ पे छेद हुए हैं। सर आप कैलिस्थेनिक्स भी करते थे? हाँ, दैट टाइम आई वाज वेरी सुपर फिट यार। ओह, ठीक है ना, तो वो सब मतलब इतने फनी इंसिडेंट्स हुए कि हम जिम कर रहे हैं, फायरिंग शुरू हो गई, तो मैं निक्कर और पीटी ड्रेस में ही ना मैंने गियर वगैरह लगा लिया, और वो अफसर मुझे देख रहे हैं, तो सब है ना जैसे तैसे लोअर अपना कॉम्बैट पहन के आ गए, है ना, ऊपर टी शर्ट पहनी है। तो मैं तो अब जिम कर रहा था, तो मैं तुरंत निकला, तो देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो मैं अपना सफ़ेद निक्कर और शर्ट और मैं बीपीजे और हेलमेट और वो हथियार और रेडियो सेट सब कुछ लगा के गियर अपना लगा के आ गया। एंड दे लुकिंग एट मी, कहते आर यू श्योर यू कैन फाइट इन दिस? मैं कहा सर अभी टाइम नहीं है सर, अब बताओ जाना कहाँ है? कहते तेरी वाली साइड से आवाज़ें आ रही हैं, तू जा उधर और ध्यान से जाना। सो देन दैट इज हाउ, देन ऐसे होता था ना। कितने टाइम तक आप रहे वहां पर फिर? 2 साल, 2 साल। 2013। जब आपकी पहली वो फ्लाइट मिस हुई जो एयरबेस कब्जा हो गया था, उसके बाद एक अच्छा और उसके नहीं, उसके बाद तो फिर मैं नवंबर एंड में ही आया, फिर लास्ट में, अच्छा, लास्ट फ्लाइट में, तो मैं लास्ट फ्लाइट में ही पहुंचा था, एंड लास्ट फ्लाइट में फिर वापस। एंड फिर आप वापस गए शादी करके? नहीं नहीं, मैं गया ही नहीं, फिर बहुत प्रेशर था। मेरे फादर कहते भाई बुकिंग्स तो करा ली, रिफंड के लिए मना कर रहे हैं। तो मैं कहा यार पापा मैं कहाँ से हूँ यार, नॉट पॉसिबल। सीईओ से भी बात हुई, वो सैटेलाइट फ़ोन पे सीईओ ने बात की, तो डैट सेड व्हाट डू वी डू? कहते सर जस्ट नो चांस, कहते नो बर्ड इज इन दी एयर। वो तो आरपीजी से कहीं वाऊ या कोई जगह थी, वहाँ पे उन्होंने आरपीजी से हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। अरे हाँ, रशियन पायलट्स थे उसमें। तो कहते सर नो बर्ड्स आर फ्लाइंग, अभी मुश्किल है। तो ही सेड सो वील कॉल इट ऑफ। कहते हाँ सर अभी इट इज़ बेस्ट। एंड तब ऐसा माहौल हो गया था कि आई वॉज कॉलिंग माई फियांसे, ना मैं बात कर, मैं आई टू टेल हर कि यार देख अभी भी मन है तो यू कैन चेंज योर मूड, यू कैन, है ना, लुक फॉर अ बेटर गाय, यू मैरी इन अनदर फैमिली। तो मुझे शटअप कॉल दे देती थी, ज़्यादा बकवास मत करो, ठीक है ना, वहाँ लड़ाई ज्यादा सोच रहे हो। हाँ वहाँ वो ज़्यादा सोच रहे हो, और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया वहाँ की गोलियों की आवाज़ें सुन सुन के। मैंने कहा नहीं सब ठीक चल रहा है। तो शीलेक नहीं, कहते इट इज़ माई कॉल। एक्चुअली जब रिश्ता हो रहा था ना तो मैंने इसे बहुत समझाया, मैंने कहा आई लव माई स्कॉच, आई लव हाइकिंग, आई लव ट्रैकिंग, आई लव बाइकिंग। मैं 2-2 दिन शायद स्किप भी कर जाऊँ, है ना, बेदिंग, मेरा कल्चर ऐसा है, आई एम मोर अटैच टू नेचर, रफ एंड टफ एंड ऑल। पूरा कोशिश की कन्विंस करने की कि भाई ना कर, ना हो सारी और जब वहाँ बैठे उसने बोल दिया हाँ। हाँ मेरा जॉ ड्रॉप हो गया। मैंने कहा यार ये तो मिसफायर हो गया तो फिर एंड सरदारनी हेडस्ट्रॉन्ग है ना लेडी, सो बट आई यूजली डोंट डिस्कस द नेम्स ऑफ माई फैमिली, और आई डोंट डिस्कस मच, वो होता है थोड़ा सा ना मिलिट्री पीपल, वी कीप दैट बिट स्पेस टू मेंटेन। तो फिर मैंने बोला भाई ये दिक्कत हो गई। देन यू नो माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ वर वेरी कंसर्न्ड कि यार ऑब्वियसली होता है यार, क्योंकि अल जजीरा में आ गया था अब साउथ सुडान का वॉर। फिर इंडियन न्यूज़ चैनल था आई थिंक टाइम्स नाउ, उसमें जो मेरी घातक का एम्बुश हुआ था जो सिटी के पेट्रोलिंग में, उसकी क्लिपिंग्स आ गई थी, उसका ऑडियो भी आ गया था, रेडियो चैटर ना, वो सब डॉक्यूमेंट होता है ना। तो हाउ दे गॉट इट आई एम नॉट अवेयर, बट मेरी आवाज़ थी एंड आई वॉज स्क्रीमिंग शाउटिंग एट माई मैन इन गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस, ऐसे करो ये करो। तो बाद में वी वर रेस्क्यूड, ठीक है, BMPs वगैरह एंड एवरीथिंग के थ्रू। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आई वॉज वेरी श्योर, मैंने मन बना लिया था कि नहीं यार जब तक मैं वापस नहीं आता आई शुड नॉट लेट एनी बडी वेट फॉर मी और कमिट। बट हैट्स ऑफ टू देम, है ना, दे ऑल्सो डिड नॉट गिव अप ऑन मी एंड दे वेटेड। एंड पहली बार मैंने देखा कि जब मैं नवंबर में डी इंडक्ट हुए ना, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सॉ माई फादर एक्चुअली हगिंग मी विद टीयर्स। ही इज़ अ रिटायर्ड कर्नल, ही वॉज सो हेड स्ट्रॉन्ग। बट आप लगभग जब 2 साल तक घर नहीं आते हो ना, एंड यू नो कि वो वॉर जोन में फंसा हुआ है, तो आप सोचो कि अगर एज एन ऑफिसर, माई फादर वाज एन ऑफिसर, ही ब्रोक डाउन, तो आप सोचो जवानों की फैमिलीज़ का व्हाट दे वुड हैव बीन गोइंग थ्रू, इट वुड हैव बीन हेल। सेविंग ग्रेस ये थी कि उनके वहाँ पे टीवी इंग्लिश चैनल्स नहीं देखे जाते या कुछ, है ना, या इतना वेटेज नहीं दिया जाता है ना न्यूज़ का इतना।
तो पता नहीं था काफ़ियों को, बट यहाँ पे जब पता चला तो इट वाज हेल। बट सर जो आपका दिसंबर वाला टाइम था जब आप पे एम्बुश हो ही गया था 6,000 लोगों का, तो वो इवेंचुअली उस दिन सेटल हुआ, थोड़े दिन बीते, एयरबेस पे कब्जा हो गया, आपकी आना कैंसिल हो गया, तो ये कितने लंबे टाइम तक चला अंटिल द टाइम आप फाइनली वापस आ पाए? ये चलता रहा टिल 2014 अगस्त तक। वायलेंस मतलब मैंने देखे, जब हम सिटी में जाते थे तो फुटबॉल स्टेडियम जहाँ पे हमारे फ्रेंडली वॉलीबॉल मैचेस भी होते थे, फुटबॉल मैचेस भी होते थे, वो ग्रेवयार्ड बना दिया था, मैस ग्रेव। तो वहाँ पे क्रेन्स और जेसीपीज मिट्टी खोद रहे हैं एंड डेड बॉडीज को ना लिटरली अंदर पाइल अप करके डाल रहे हैं। मतलब बॉडीज वर ओपनड अप, एंटी एयरक्राफ्ट वाले, तो वो तो लिटरली और वो पता भी नहीं रिबेल्स की हैं या उनकी हैं या वी डिडंट नो, कुडंट। मतलब रेड क्रॉस वहाँ पे वाज काउंट तो करते हैं ना कितनी कैजुअलिटी, एंड दे वर जस्ट डंपिंग। जहाँ पे कुछ नहीं होता था आसमान में, वहाँ पे अब वल्चर्स ही वल्चर्स, ईगल्स ही ईगल्स, मवेशी हाइनाज इतने इकट्ठे हो गए, डॉग्स इतने इकट्ठे हो गए, मालेबी बर्ड्स वहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि यार ह्यूमन लाइफ की वैल्यू ही नहीं है। एक मलाकाल टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके टेबल पे सर इकट्ठे करके रखे थे कटे हुए, और धड़ बेड में जो पेशेंट्स हैं वो पड़े हुए थे। अरे ट्राइबल वॉर है ना, तो नूअर्स हैड चॉप्ड ऑफ देयर हेड्स। इट वाज दैट बैड अ वॉर। एयरपोर्ट के साथ मैंने बताया ना, जब बहुत फायरिंग चल रही थी वापस आ गए। एयरपोर्ट एक पॉइंट था जहाँ पे कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल को प्लेन्स आते थे, इन्हें एज रेफ्यूजीज लेके जाते थे। तो वहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट नहीं था ऑन ग्राउंड, दे वर वेटिंग एंड दे किल्ड ऑल द पीपल देयर। 250-300 लोगों को तो वहाँ एयर स्ट्रिप के रिवर बैंक ऑफ नाइल पे खड़ा करके दे मैसेकर्ड एवरीबॉडी। इट वॉज हेल ऑन अर्थ, इट वॉज नॉट अ गुड साइट। ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जो मैंने ना देखा हो खुला हुआ। दैट स्मेल ऑफ, दैट स्टेंच ऑफ रॉटिंग फ्लैश सीधा सर में लगती है स्मेल। हमने सब करके देख लिया, हैंकी में पाउडर डाल लिया, परफ्यूम डाल लिया, पटकों में भी छिड़क लिया, पर वो स्मेल सीधा यहाँ हिट करती है। जो मर्जी कर लो, यू कांट एस्केप दैट स्मेल। एंड वी गॉट सो यूज्ड टू इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि हमारे लिए सब कुछ ही नॉर्मल हो गया। कटे हुए हाथ पैर, ब्लोन अप बॉडी पार्ट्स, है ना, ऑफ ऑल एजेस एंड ऑल जेंडर्स। मतलब इट वाज बैड। तो सर ये सिचुएशन फिर चाइल्ड सोल्जर्स। ये सिचुएशन सुधर गई तब आप आ पाए या बीच में फिर हमारे नहीं बीच army में तो ने- फिर हम आए ही नहीं ना। फिर वो एयरबेस कैप्चर हुआ, हमने वापस कैप्चर करा, या कैसे पीस आउट हुई सिचुएशन? उनके पास सप्लाई एंड सपोर्ट जो है ना, सप्लाई चेन होती है ना, वो उनकी थी नहीं। दे आर नॉट प्रोफेशनल ना, रेबेल्स हैं। आए, ऑक्यूपाई किया, जब तक उस सिटी में राशन पानी खाना पीना सब कुछ ये चोरी करके सस्टेन कर रहे थे किया। द मोमेंट दे न्यू कि हाँ हमारी सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो गई है और वी कैन नॉट सस्टेन, दे वर स्लोली मूविंग बैक, पीछे पीछे होते पिछड़ते गए। बट जो डैमेज इन्होंने कॉज किया, जो ट्रॉमा, मतलब खत्म कर दिया एवरीथिंग सबके लिए। मतलब पूरी सिटी आ चुकी थी हमारे वहाँ कंपाउंड में। 18,000 रेफ्यूजीज कैंप के अंदर। उनका खाना कैसे मैनेज हो रहा था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फिर एक मीटिंग हुई वहाँ, फिर रिक्वेस्ट की कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शिप्स को आने दो रिवर नाइल के थ्रू, क्योंकि एयर के लिए तो उन्होंने मना ही कर दिया। कहते भाई हवा में तो कोई चीज़ होएगी हम उड़ा ही देंगे। तो फिर वो बाई वाटरवेज फिर एक डील हुई। टोबी लैंजर थे एम्बेसडर, आई वॉज हिज पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। उनको मैं लेके गया वहाँ पे। फिर जो मेयर ऑफ मलाकाल है वो, एंड फिर जो रिबेल्स हैं उनके साथ नेगोशिएशन हुआ, तब दे अलाउड। एंड अदर देन दैट वो भी शॉन पेन जो मडोना के हस्बैंड है, ही हैड ऑल्सो विजिटेड, तो आई वॉज विद हिम ऑल्सो एज हिज है ना पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। सो वो उनको तो मैं मलाकाल सिटी के अंदर लेके गया बीचों बीच, एंड ट्रस्ट मी इट वॉज सच अ टेंस सिचुएशन। मैं वहाँ पे उनके सेक्रेटरी को बार बार बोल रहा था कि भाई इट इज़ स्टिल अ वॉर जोन, इट इज़ नॉट दैट यू हैव कम हियर और आप 5-10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहे हो और यहाँ कुछ होगा नहीं। आई सेड ही इज़ वेरी वल्नरेबल टू स्नाइपर फायर ऑल्सो। तो कहते यू कैन प्लीज टेक प्रिकॉशन अकॉर्डिंगली। दे वर नॉट बॉदर्ड, वो तो अपना प्रोपेगेंडा या जो भी है अपना कवर करने आए थे।
तो देन हमें फिर अपना वेपन्स, बंदे, व्हीकल टैक्टिकली लगाने पड़े टू कवर शॉन पेन। ये अलग है। मतलब आप सोचो कि कितना प्रेशर रहता है, यू जस्ट डोंट नो कि क्या है ना, कब कहाँ क्या ऑर्डर आ जाए। तो एंड ऑफ द डे मैं यही बोलूँगा कि इन मॉडर्न टाइम्स का वॉरफेयर, 8 राजरिफ हैज सीन अ प्रॉपर वॉर। कई बार तो ये कमेंट आते थे कि अरे साहब ये धनुष बाण वाले लोगों के हाथों में एके आ गई है, ये तो पंगा ही है। एंड मैंने देखा है जिनके हाथ नहीं थे वो एक हाथ से एके चला रहे हैं, एक ही हाथ से मैगजीन निकाल रहे हैं, एक ही हाथ से मैगजीन को लोड कर रहे हैं और उल्टा करके बैरल फेसिंग अपने बड़े अंगूठे से पैर के साथ उसे लोड कर रहे हैं, हथियार को दोबारा फायर में शामिल कर रहे हैं। कटे हुए हाथ लेके आ रहे हैं हमारे पास गेट पे कि भाई वापस लगाओ, और 3-4 दिन बाद वो वही बंदा बाहर जा रहा है, रेबल फोर्सेस का ही बंदा है, और फिर लड़ रहा है वापस और दोबारा लड़ाई में शामिल हो रहा है। और मैंने पूछा उनसे, यार कि क्या सिस्टम है तुम्हारा लड़ाई का यार, तुम्हारी तो आते हो इतने और गायब हो जाते हो, खत्म हो जाते हो, मर जाते हो इतने सारे। कहते नहीं, हम रीइनकारनेट, 10 दिन बाद हम दोबारा प्रकट होंगे। मैं कि ये किससे बताया है? कहते हमें बताया है कि हम आज लड़ाई पे जाएंगे, यदि हम मारे जाते तो 10 दिन बाद हम दोबारा इस फौज में शामिल होंगे, पर हमारा रूप और बॉडी अलग होगी। अब ये इन्हें इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ है किस लेवल की। तो मैंने कहा कि ये ऐसी इंडोक्ट्रिनेशन में तो कोई डरेगा ही नहीं, तो सब आ रहे हैं। सही बात है। एंड दे टुक इट एज ए वेरी सीरियस बिलीफ। फिर चाइल्ड सोल्जर से डर लगता था कब किसका मूड बदल जाए। मतलब उनके रेबल लीडर कहते थे 5 o'clock टू मॉर्निंग 7 o'clock वाइन टाइम, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा शाम के 5 बजे के बाद से लेकर सुबह के 7 बजे तक। हम कहते क्यों भाई, जो गोली चलाएगा तेरे ही बंदा है। कहते नहीं यार, ये दारू पीते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। तो वीवर लाइक यार ये तो वैसे ही इनडिसिप्लिन्ड और आउट ऑफ कंट्रोल हैं लोग, तो रिबेल्स फोर्सेस हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये हालत थी कि किसी का भरोसा ही नहीं कर सकते थे। एंड लोग पूछते हैं कि चाइल्ड सोल्जर्स का आपने मतलब सामना किया या क्या किया। मैं एक ही जवाब देता हूँ, आज ये पॉडकास्ट के लिए मैं यहाँ मौजूद नहीं होता, हैड आई बीन कंसिडरेट। वॉर है यार, सही बात है। यू कांट अफोर्ड, किल और गेट किल्ड, सीधा फंडा है। तो वेपन ही है, उनके हाथ में फूल थोड़ी है। उन्हें समझ ही नहीं है। मैंने उनके चाइल्ड सोल्जर्स को देखा, कोई फीलिंग नहीं है। वो किसी को मार भी देना 5-6 बार, वो मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं है, सीधा। अब वो बताया नहीं था, वो मोटर आपस में गोली ठोक दी, कोई नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई कनेक्ट नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल इन द वर्ल्ड, एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज साउथ सुडान। अभी वहां पर अभी करंटली क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन बेहतर है, हालांकि अपनी फोर्सेस के कुछ लोग हैं वहां पर अभी भी। हाँ, कंटिजेंट इज देयर, बट अब बिल्कुल ही मैटर डाई डाउन हो चुका है। नेगेटिव पॉपुलेशन हो गई है, लेडीज ज़्यादा हैं, विडो ज़्यादा हो गई हैं, और बंदे ज़्यादा मर गए हैं वॉर में, है ना। एंड है मतलब, पर उनके अंदर वो अभी भी है कि लड़ना है ऐसा कुछ, या आई अब थिंक थोड़ा normalize हो बहुत गई तो है? हो गई। देखिए ये अब ये बात को हुए 2013 हो गए, अभी 2000 मतलब 11 साल तो हो ही गए ऑलमोस्ट। तो यू नेवर नो कि अब रिकूपरेट और रीग्रुप करके ये दोबारा 1-2 साल में एक मेजर अटैक लॉन्च कर। सर वो भी है ना, करवाने वाले तो कोई और ही बैठे हैं ना बाहर। मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में जियो पॉलिटिक्स देख लो, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान भी कुछ हद तक, यमन, ठीक है, फिर आप लगा लो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी फेल्ड स्टेट्स हैं, ख़त्म है ये, इनका कोई फ्यूचर नहीं बचा है। इकोनॉमिकली भी दे आर ख़त्म। अब बांग्लादेश का हाल देख लो, ठीक है, म्यांमार का हाल देख लो, लड़ाई चल रही है। तो ये इतना ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो गया है। सही बात है। लोग कहते हैं सर वर्ल्ड वॉर 3 कब चालू होगा? भाई कोई अनाउंसमेंट थोड़ा ना होगी टीवी पे आके, भाई मैं घोषित करता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 है ना शुरू हो गया है। वो तो हो चुका है ना, आरंभ हो चुका है वर्ल्ड वॉर 3 यार। सही बात है। वेट किसकी कर रहे हैं? इसराइल को देख लो, हमास और पैलेस्टाइन के खिलाफ, ठीक है, रशिया यूक्रेन देख लो, अजरबैजान आर्मीनिया देख लो,
आधी दुनिया तो मैंने यही गिना दी जो मेजर ना कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में ट्रेड और इन सब को लेके। यूके में अलग से कब्जा हुआ पड़ा है, वहाँ पे तो डेमोग्राफी भी नहीं पता चल रही कि भाई क्या है। तो है, देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और मैं आज की तारीख में जो भी दर्शक देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी हैं, आज की तारीख में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि बाकी दुनिया को पता लग गया कि हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इस दुनिया में है। और अगर वर्ल्ड पावर बनना है तो इकट्ठे हो जाओ, और अगर ये इरादा नहीं है तो फिर कोई फ्यूचर नहीं है। सही बात है। तो जो भी जितने भी मैं यूथ देख रहा है ये प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट, मैं इतना ही बोलूँगा, यूनिटी इन स्ट्रेंथ ही है। क्योंकि जब दुश्मन मारने आएगा, है ना, और गोली चलाएगा, वो ये नहीं पूछेगा तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन क्या हो। सही बात है। वो एक ही चीज़ देखेगा, अच्छा तुम इंडियन हो, ठोको। और ईस्टर्न फ्रंट पे भी हॉस्टाइल नेबर है और वेस्टर्न फ्रंट पे भी हॉस्टाइल नेबर है। तो रेस्क्यू करने और बैकअप के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, हम ही हैं अपने लिए। सही बात। तो जितना ध्यान से रहेंगे और तैयारी के साथ रहेंगे, जितने बच्चे आज की तारीख में एनसीसी ज्वाइन करेंगे, कम से कम उन्हें हथियार चलाना तो आएगा, सेल्फ डिफेंस और डिसिप्लिन तो आएगा। तो मैं तो इनकरेज ही कर सकता हूँ, मैं एक दिशा तो बता सकता हूँ कि ये दिस इज द राइट वे, ये राइट पाथ है। आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कीजिए अगर आप 24 साल से ऊपर हो गए हैं, ठीक है, पर कंट्रीब्यूट टू द कंट्री टुडे। एंड अग्निवीर स्कीम को बहुत क्रिटिसाइज किया कि बेकार है ये। भाई आज की तारीख में ड्रोन वॉरफेयर शुरू हो गया है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। आपको लड़के चाहिए जिन्हें मोबाइल्स और कंप्यूटर चलाने आए, ऑपरेट करना है। एफपीवी ड्रोन पायलट्स चाहिए हमें, यूएवी पायलट्स चाहिए। तो अगर आप यंग फाइटिंग फोर्स को आज की तारीख में विद द लेटेस्ट नॉलेज नहीं लेके आओगे तो कब लेके आओगे? सही बात है। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू से। ऑसम सर। अभी तो पार्ट 2 भी बचा है हमारा, जो हमने डिसाइड करा है, क्योंकि ये तो हुआ आपकी लाइफ का चैप्टर 1, एक चैप्टर 2 भी है आपकी लाइफ का, जब आप वापस आ गए तो वो हम आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस। यस। तो उसके लिए मैं जनता से कहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए, ताकि हम सर को दोबारा जल्दी से इनवाइट कर सकें। और जॉन इब्राहिम इज कमिंग अप विद द मूवी। यस सर की जो हमने स्टोरी, रियल लाइफ इंसिडेंट जो सर के साथ हुआ था, 2 साल जो सर ने बिताए वहाँ पर, उस पर एक मूवी आ रही है जो जॉन इब्राहिम बना रहे हैं। सर कब, कितना टाइम में एक्सपेक्ट? स्क्रिप्ट तो तैयार हो गया है एंड 2026 मिड तक इट शुड कम आउट। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि जॉन इब्राहिम प्रोडक्शंस एंड जॉन इब्राहिम एंड द होल टीम, डायरेक्टर, राइटर, एवरीबडी इज वर्किंग वेरी हार्ड। एंड आई थिंक ये इंडियन सिनेमा के इतिहास में होगा, दीपक एंड शुभम एंड पीयूष, की यूएन के ऊपर एक मूवी बन रही है, यूनाइटेड नेशंस मिशन, करेक्ट, और ऑन द सिमिलर लाइंस, ठीक है ना। एंड वहाँ पे ऑयल का इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, ऑयल ने ही मारा है उस कंट्री को, एक्सप्लॉयट करवाया है। कई बार होता है ना कि कोई चीज एक्सेस में भी होए तो वो पनौती बन जाती है, वही हो तो साउथ सुडान के साथ यही हुआ है सैडली। ऑसम सर, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनता, आपको मजा आया सर को, आप जाकर इंस्टाग्राम सर का आ रहा है यहाँ पर, फॉलो कर लीजिए। एंड बस पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, देश के लिए अच्छा करिए, अच्छे एफर्ट्स डालिए जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। एंड हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।